तो हे गाइस, स्ले द गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शैन किंगजू को, जो कि सबसे पहले मून गोस्ट को अपने जाल में फंसाता है ताकि वह चालाकी के साथ में इनको हरा सके। जिसके बाद फिर वो ये बताने लगता है कि जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के ही पार्टिकल्स मिलते हैं हवा में, तो उसको कंप्रेस करने की वजह से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है कि इसको कंट्रोल करने की पावर है केवल शैन किंगजू के ही पास में। और अगर वो उसी मोमेंट पर उसके अंदर अपनी जरा सी और एनर्जी को मिला देता है, तो फिर ये छोटी सी चिंगारी एक इतना बड़ा रूप ले लेती है कि मानो जैसे कि कोई एक हाई लेवल का ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया हो। और इस धमाके की वजह से वाकई में मून घोस्ट बाहर आ चुका था, जिसके तुरंत ही बाद शैन किंगजू जाने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिसकी वजह से मून घोस्ट को उसके हमलों से खुद को बचाना पड़ रहा था। शैन किंगजू से कहने लगता है कि बस भी करो, अब अपने आप को छुपाना बंद करो। अगर असली फाइटर हो तो क्लोज रेंज में आकर फाइट क्यों नहीं करते। लेकिन जब वो अपने इन फायर हमलों को यूज कर रहा था, तो फिर उसी मोमेंट वहाँ पर मून घोस्ट का साथ देने के लिए आ जाती है मिस रोज। अब अपने हैमर का यूज करने लगते हैं शैन किंगजू पर अटैक करने के लिए। मिस रोज के हैमर का प्रेशर वाकई में इतना ज्यादा होता है कि उसको संभालने में शैन किंगजू की भी हालत खराब होने लगी थी। वो जिस जगह पे खड़ा हुआ था वो जमीन भी नीचे धंसने लगती है, क्योंकि मिस रोज के पावर लेवल के साथ साथ उसका हैमर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके शैन किंगजू उस हैमर को पीछे धकेल ही देता है। लेकिन अब यहाँ पर दुख वाली बात यह होती है कि मून घोस्ट का साथ देने के लिए मिस्टर कैप्टन, मिस्टर वर्टेक्स यानी कि वो सभी के सभी बंदे आ चुके थे। तभी कैप्टन ये कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग हमें ही ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या करें, हमारा जो काम है हमें वो भी तो पूरा करना होगा। हम देख पाते हैं कि उस अटैक की वजह से शैन किंगजू की भी काफी बुरी हालत हो गई थी। वो देखता है कि ये पांचों के पांचों बंदे खड़े हुए हैं उसी के ही सामने, जहाँ पर अब शैन किंगजू दोबारा से अपनी पावर को जैसे ही यूज करना शुरू कर देता है, तो मून घोस्ट उससे कहने लगता है कि क्या सच में अभी भी तुम्हारी बॉडी में इतनी पावर बची है कि तुम हमारे ऊपर हमला करने की भी काबिल हो। लेकिन शैन किंगजू की प्लानिंग तो यहाँ पर कुछ और ही थी, क्योंकि अब वो खुद अपनी पावर को यूज नहीं करता, बल्कि अपने उन सभी के सभी बंदों को बुला लेता है जिनके साथ में उसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी। जिससे कि यहाँ पर काफी सारे पावर वाले बंदे आ जाते हैं, जो कि इन पांचों के ही सामने चारों तरफ ही एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दीवार को खड़ा कर दिए थे, जो कि चारों तरफ से ही काफी ऊंचाई पर आ चुकी थी। और उसी दीवार के अंदर से वो सभी के सभी बंदे निकलकर अपने अपने गन्स को निकाल लेते हैं हमला करने के लिए। जिसके बाद फिर यहाँ पर आता है इस एपिसोड का एक बहुत ही गजब का सीन, क्योंकि किंगजू अब एकदम ही शांत हो चुका था और वो देखने वाला है ये नजारा। और इन हमलों से खुद को बचाने के लिए मिस्टर वर्टेक्स को यूज करनी पड़ती है अपनी पावर शील्ड। लेकिन यहाँ पर एक ही पल में हजारों गोलियां उन लोगों के ऊपर चल रही थी। किंगजू अपनी पूरी टीम से कहता है कि इनको तब तक मारो जब तक कि ये हार ना मान ले। तभी फिर मिस्टर वर्टेक्स भी अपने कैप्टन से ये कहने लगता है कि अब इसको संभालना मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो आधे से ज्यादा रिक्रूट्स इकट्ठा हो चुके हैं। मानना पड़ेगा इन लोगों ने प्लानिंग तो बहुत ही गजब की बनाई है। मिस रोज कहने लगती है कि हाँ, लेकिन हमें इसका श्रेय देना चाहिए इस लड़के को, क्योंकि इस बंदे के पास में फिजिकल पावर, स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर तीनों ही बहुत ही गजब की है। तभी फिर मून घोस्ट अपने टीम लीडर से ये कहने लगता है कि बॉस, आपको इस बार कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि बिना आपकी हेल्प के हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते। जिस मोमेंट पर हम तभी किंगजू को देखते हैं, जो कि थोड़ी सी बड़े लेवल की गन्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो बड़े बड़े धमाकों को करने लगता है मिस्टर वर्टेक्स की शील्ड के ऊपर। मिस्टर वर्टेक्स कहता है कि टीम लीडर बस भी करो, अब ये कूल बनना, कुछ करो वरना हम लोग वाकई में यहाँ पर हार जाएंगे। जिसकी वजह से टीम लीडर ने जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को जरा सा प्लग आउट किया था, उसकी वजह से उसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जैसे मानो यहाँ पर चारों तरफ की चीजें फ्रीज ही हो गई हो। देखने में ऐसा भी लग रहा था जैसे कि सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई हो। माइक कहने लगता है कि ये वाला डिवाइन एजेंट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका पहला कदम ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसके बाद अब मास्कमैन टीम लीडर ने अपने कदमों को जैसे ही बढ़ाना शुरू किया था, तो हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। जिसके बाद अब उसने जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाला था, कई सारे स्लेशिंग अटैक अपने आप ही अपीयर हो चुके थे। किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस बंदे ने किया तो किया क्या, क्योंकि अब जैसे ही एक ही बार में वो स्लेशिंग अटैक हिट होना शुरू होते हैं, तो हमें देखने में तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये डायमेंशन ही कोलैप्स करने लगी हो। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि रियलिटी ही ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे गोलियों को चला रहे थे उनमें से एक भी इस हमले से खुद को बचा नहीं पाता। यहाँ तक कि लिंगजू को भी इस अटैक का रियलाइज नहीं हुआ था। वो खुद भी इस हमले की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हम ये देख पाते हैं कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई है, जिसको सेंटर के अंदर बैठे हुए सभी के सभी ऑफिसर्स देख रहे थे। उन्हें पता लग पाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े अमाउंट में नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ काफी संख्या में रिक्रूट्स भी एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे जैसे करके वो बिल्डिंग गिर रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से रिक्रूट्स भी एलिमिनेट होते जा रहे थे। इस नजारे के बाद माइक कहने लगता है कि चलो अब हमारी बारी आ
चुकी है, जिससे कि अब ये तीनों के तीनों जाने लगते हैं इनसे फाइट करने के लिए। अभी हम इतने बड़े हादसे से निकलता हुआ देख पाते हैं एक रिक्रूट को, जो कि वही लड़का होता है जिसको यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। वो तुरंत एक मास्कमैन के सामने बैठकर उससे कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे भी एलिमिनेट कर दो। जो बात सुनकर वो मास्कमैन भी शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम खुद को बचाने के लिए फाइट नहीं करोगे? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि तुम सभी के सभी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ी लेवल का मॉन्क हो। वो कहने लगता है कि प्लीज गॉड मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाओ, क्योंकि अब मैं अपने हाथों को और किसी के खून से रंगना नहीं चाहता। तो देखने में भले ही सिंपल सा लगता है लेकिन होता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस मोमेंट पर हम तभी उस मलबे से निकलता हुआ देख पाते हैं किंगजू को, जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसके रिक्रूट के बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। यहाँ पर अब रिक्रूट्स में बचे हुए होते हैं केवल 5 ही लोग। इस मोमेंट पर हम तभी एक डिवाइस को देख पाते हैं उड़ता हुआ, लेकिन अचानक से ही उस पर हमला होने की वजह से वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में खत्म हो गया था। और इस धमाके के होते ही सभी के सभी लोगों की नजर चली जाती है उसी के ही ऊपर। उनमें से किसी को भी ये समझ में नहीं आया था कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर होने वाली है माइक वर्सेस टीम लीडर की फाइट। और हमें वो जो धमाका दिखाया गया था वो एक्चुअली में किया होता है उसी लड़के ने, जिसकी वजह से वो मास्क मैन ये कहने लगता है कि अगर सच में तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो फिर जो तुमने कहा है मुझे तुम्हारी भी इच्छा पूरी करनी भी होगी। वो जैसे यहाँ पर उस बंदे को मारने वाला होता है तो वहाँ पर उसको बचाने के लिए आ जाती है मोली, जिसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है उस मास्क मैन के ऊपर, जिससे कि इन दोनों के बीच में चेसिंग शुरू हो जाती है और फाइट भी शुरू हो जाती है। इस मोमेंट पर तभी उस बंदे के पास में वहाँ पर आ जाता है माइक और बाई ली तुमिंग। तुमिंग ने उस लड़के को अपने एक मैजिकल रोप की मदद से पकड़ लिया था और फिर वो माइक से कहता है कि चलो भाई अब वक्त आ चुका है, क्योंकि उसके सामने से अब आ रहा होता है मास्क मैन टीम का लीडर। माइक कहता है कि ठीक है तुम इसको बचाओगे और इस बंदे को मुझ पर छोड़ दो। हम ये देख पाते हैं कि बाई ली तुमिंग भी कोई एक सिंपल लड़का नहीं था। उसने अपने हाथ पैरों में जो नॉर्मल सी दिखने वाली चीजों को पहना हुआ था, वो नॉर्मल नहीं होते बल्कि एक्चुअली में होते हैं मैजिकल ट्रीजर्स। वो स्पीड में भागने के लिए यूज करने वाला है अपने मैजिकल शूज को। बाई ली तुमिंग कहता है कि माइक तुम चिंता मत करो, इस बंदे को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया था। लड़का जो कि उसके साथ में बंधा हुआ था वो कहने लगता है कि क्या सच में इस लड़के का नाम है माइक। और वहीं पर मॉली और इस मास्क मैन की भी फाइट हो रही थी, जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से जैसे इस पर अपना एक तगड़ा अटैक करने वाली थी, फिर वो अपनी रिवर्स ग्रेविटी को यूज करता है, लेकिन फिर भी मॉली ने उसको बचाते हुए अपने किक को जैसे ही हिट किया होता है तो फिर तभी मिस रोज अपने हैमर के साथ में आती है और मॉली के ऊपर अटैक कर देती है। मिस रोज अपने साथी से कहती है कि जरा फाइट पर भी ध्यान दे लो। मॉली ने केवल एक ही अटैक के साथ में उस बड़े हैमर को दूर फेंक दिया था। उसको मिस रोज अपने पास में बुलाकर ये कहने लगती है कि चलो अब क्यों ना मैं तुम्हें ठीक तरीके से ही बुली कर लूं, जिससे कि अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो गई थी। तभी वो बंदा बाई ली तुमिंग से कहने लगता है कि अभी तुमने ये जो नाम कहा था क्या सच में उस बंदे का नाम माइक ही है? लेकिन तभी वहाँ पर बाई ली के सामने आ चुका होता है मून घोस्ट। इसकी वजह से बाई ली तुमिंग ने तुरंत ही अपनी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया था। वो बंदा हवा में लटके हुए बाई ली से कह रहा था कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते। तो बाई ली से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम ये देख पा रहे होगे कि अभी हम लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं, इसलिए बकवास बंद करो और सवाल भी मत पूछो। इस मोमेंट पर तभी मून घोस्ट अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करता है तुमिंग के ऊपर, लेकिन तुमिंग को बचाने के लिए एक इतनी ज्यादा पावरफुल शील्ड एक्टिवेट हो जाती है कि मून घोस्ट की तो स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो गई थी। तभी तुमिंग मून घोस्ट से कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा था? तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें अपने ऊपर हमला करने दूंगा? जब तक मेरे पास में मेरी विरासत है तब तक तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मून घोस्ट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक सिंपल सा लड़का आकर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद अब तुमिंग ने अपना रियल इंट्रोडक्शन कराना स्टार्ट कर दिया था। वो कहने लगता है कि मैं भी फॉरबिडन रूइंस के एक हाई लेवल का बंदा हूँ, जिससे कि उसने तुरंत ही अपने कुछ फॉर्मेशन अटैक करना स्टार्ट कर दिए होते हैं मून घोस्ट के ऊपर, जिससे बचने में उसकी भी हालत खराब होने लगी थी। इसके तुरंत ही बाद वो फॉर्मेशंस वापस आ जाती हैं तुमिंग के ही पास में। तभी तुमिंग उस बंदे से कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर बचा रहा हूँ, अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम्हें कोई हर्ट भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब उसने यहाँ पर अपना एक और हाई रैंक का ट्रीजर निकाला होता है, जिसकी मदद से वो इल्यूजन्स और डार्कनेस किसी के भी अंदर देख पाने के काबिल है, क्योंकि अब उसको साफ साफ नजर आ रहा होता है मून घोस्ट, जिसकी मदद से अब उसने तुरंत ही अपने फॉर्मेशन अटैक को करना स्टार्ट कर दिया था मून घोस्ट के ऊपर। मून घोस्ट को खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा उसकी इल्यूजन को कैसे देख पा रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर एक बंदे के पास में इतनी सारी एबिलिटीज कहां से आ गई। तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुमने मुझे ठीक तरीके से उसके बारे में बताया नहीं। बाई ली का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वो बंदा केवल एक ही बात पे अड़के रह गया था। बाई ली तुमिंग बता ही देता है कि ठीक है उसका नाम है लिन जी, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं माइक। इसके तुरंत ही बाद बाई ली अपना एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने के लिए चला जाता है मून घोस्ट के ऊपर। फिर तभी हम उस बंदे को देख पाते हैं जो कि अपनी कुछ
पुरानी बातों को याद कर रहा था, जिसकी वजह से हमें ये पता लग पाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये एक्चुअली में होता है युआन। उसे अपने मास्टर की कही गई बात याद आती है कि जब तुम कैंगनान की पहाड़ियों में जाओगे वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात होगी एक बहुत ही काबिल लड़के के साथ में। माइक ने जिस समय पर युआन को टच किया था उसे तुरंत ही उसके अंदर की पावर्स फील हो गई थी। युआन कहने लगता है कि मैं कई सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो रक्षक आ चुका है जिसने सबसे पहले मुझे बचाया और अब वो मेरी दुनिया को भी बचाएगा। इसके बाद अब युआन उस रस्सी के घेरे से बाहर आ चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कुछ करने का, जिससे कि अब उसके पास में आ जाती है गोल्डन बर्ड। लड़की से कहने लगती है कि आखिर अब तुम करना क्या चाहते हो। तो वो ये बताने लगता है कि मेरी जिंदगी जो पूरी तरीके से बर्बाद थी अब वक्त आ चुका है उसको आबाद करने का, क्योंकि युआन जब यहाँ पर आया था तो उसको ये बताया गया था कि तुम्हारा फॉरवर्डिंग रूइंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ट्रेनिंग कैंप के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उसके फॉरवर्डिंग रूइंस को सप्रेस करने में काम में आएंगी। उसका पावर लेवल भी सप्रेस हो जाएगा। युआन जब आगे बढ़ ही रहा था तो फिर तभी इसके सामने आ जाता है एक मास्क मैन। तो वो युआन से कहने लगता है कि तुम तो अपने हथियार डाल चुके थे। तो फिर युआन उससे कहने लगता है कि अब क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे या फिर मैं खुद से ही देख लूं। तो मास्क मैन ये कहने लगता है कि मैंने सुना था कि एक हाई रैंक का बंदा रिक्रूट्स में है और अगर तुम सच में वो हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, इसलिए प्लीज अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। लेकिन युआन उससे कहने लगता है कि देखो जब तक मैं अपनी फॉर्मेशन को बना रहा हूँ तुम्हारे पास में मौका है खुद को बचाने का, यहाँ से भाग निकलने का। जिस मोमेंट पर फिर तभी हम देख पाते हैं मिस्टर वर्टेक्स को, जिसकी फाइट एक्चुअली में हो रही होती है शैन किंगजू के साथ में। शैन किंगजू जैसे ही उसके ऊपर अपने काफी तगड़ा अटैक करने वाला होता है तो मिस्टर वर्टेक्स ने उसके स्नेक अटैक को डॉज करते हुए अपना अटैक कर दिया था किंगजू के ऊपर, लेकिन किंगजू का एक बबल उसको बचा लेता है। किंगजू से कहने लगता है कि अगर मैं सच में यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम्हें तो साथ में लेकर ही मरूंगा। और अब यहाँ पर जो नजारा आने वाला है वो सच में बहुत ही ज्यादा एपिक लेवल का है, क्योंकि हम देख पाते हैं टीम लीडर और माइक को आमने सामने। टीम लीडर ये कह रहा था कि मैं कितने समय से इस पल का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार मेरी फाइट हो एक डिवाइन एजेंट के साथ में। अब आखिरकार आ चुका है काबिल डिवाइन एजेंट मेरे सामने, जिससे कि फिर माइक उससे कहने लगता है कि मैं एक न्यू रिक्रूट हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई कमजोर सा बंदा समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। तुम भी वेपन को यूज करोगे और मैं भी अपने वेपन को यूज करूंगा, इसीलिए चलो अब आ जाओ और देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है। इसके अगले ही पल पलक झपकते ही माइक तुरंत ही पहुंच जाता है कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए, जहां पर टीम लीडर ने तुरंत ही अपनी इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड को निकाल लिया था, जिसकी स्पीड पावर लेवल सारी की सारी चीजें एकदम ही टॉप लेवल की थी। इसकी एबिलिटीज को देखकर माइक खुद भी सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन सी लेवल की पावर्स को रखता है। उसकी एबिलिटीज भी सच में देखने में एकदम ही अनबीटेबल थी, जिसके बारे में बाइली तुमिंग ने उसको ये बताया था। उसकी स्वॉर्ड से जो लाइटिंग निकलती है उसके अंदर टाइम को कंट्रोल करने की भी पावर है। वो जितने ज्यादा पावरफुल लाइट्स को निकालेगा समय उतना ही ज्यादा उसी के हिसाब से ही चलेगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी टीम में सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके हाथ में उसकी ये जो स्वॉर्ड दिखाई दे रही है वो कोई आम वेपन नहीं है, बल्कि एक्चुअली में है एक फॉरबिडन वेपन। इसके अंदर एबिलिटी है डाओ गैंग को कंडेंस करने की और समय को कंट्रोल करने की पावर को रखना। सच में ये बहुत ही खतरनाक पावर है। वो अपनी पावर्स को सप्रेस करते हुए खुद को ज़ेन लेवल पर भी ले जाए तब भी उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो एक हाई रैंक के बंदे के बराबर होगा। मॉलिन उसको ये बताया था कि इस बंदे के पास में एक्चुअली में पावर्स है फॉरवर्डिंग रूइंस गॉड ऑफ टाइम की। इसकी वजह से तुम चाहकर भी उसकी स्लैशिंग अटैक्स को देख नहीं पाओगे। जितनी स्पीड के साथ में अपनी स्वॉर्ड को मूव करेगा तुम्हें उसके बारे में पता तक नहीं चल पाएगा। इसकी वजह से माइक अपनी पूरी जान लगा रहा था, फुल स्पीड के साथ में भाग रहा था उसी की तरफ, लेकिन टीम लीडर ने दोबारा से यहाँ पर समय को रोक के अपनी उसी स्लैशिंग अटैक को दोबारा से यूज कर लिया था, जिससे कि कई सारे स्लैशिंग अटैक्स हिट होने को जाने लगते हैं माइक के ऊपर। लेकिन माइक भी कोई कमजोर खिलाड़ी तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में हार मान जाए। उसके पास में भी स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी सारी की सारी चीजें मौजूद थी, जिससे कि वो उन खतरनाक स्लैशिंग अटैक्स को भी पार करते हुए आगे निकल जाता है। उसके ऊपर भले ही यहाँ पर सैकड़ों स्लैशिंग अटैक हुए थे, फिर भी माइक बहुत ही आसानी के साथ में उन सभी के सभी हमलों को डॉज करते हुए पार करते जा रहा था। माइक कहने लगता है कि यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे पावर लेवल्स को सप्रेस कर दिया गया था। मैं जानता हूँ कि तुम समय को धीमा कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से चला भी सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। जो बात सुनते ही टीम लीडर उससे ये कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में भी जानता हूँ और इसी वजह से तुम्हारी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। माइक कहने लगता है कि मैं हूँ फॉरबिडन रूइंस 003 का बंदा, इसीलिए मुझे इंजर्ड कर पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही। टीम लीडर ये कहने लगता है कि हाँ तुम्हारी सोच तो काफी बेहतर है, लेकिन अब जो होने वाला है तुम उसके बारे में जानते भी नहीं हो। जिसके बाद फिर उन दोनों की ही स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ में टकरा जाती हैं, जिनकी पावर क्लैशिंग से यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी वो तो धरती को हिला के रख देती है। ये नजारा सच में बहुत ही एपिक लेवल का और खतरनाक होते जा रहा था। लीडर को भी ये पता लग गया था कि ये बंदा बाकियों के जैसा कमजोर नहीं है, इसीलिए वो बिना रुके ही अपने पावर्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर रहा था। फिर अगले ही सीन में
हम लोग देख पाते हैं बाइली तुमिंग को, जो कि अपने पास में रखे हुए काफी सारे फॉरबिडन रूइंस की पावर्स को रखने वाले ट्रेजर्स को यूज कर रहा था, क्योंकि उसकी खुद की बॉडी में तो पावर्स नहीं है, लेकिन इन चीजों की वजह से वो वाकई में इन लोगों को तगड़ी टक्कर तो दे ही रहा था। अभी टीम लीडर ये कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में इस नॉर्मल सी इस वॉर्ड की मदद से मुझे हरा पाओगे या मुझे रोक भी पाओगे। माइक कहने लगता है कि मुझे सब पता है कि मुझे तुम्हें कैसे रोकना है और क्या करना है। इन सारी की सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया होता है बाइली तुमिंग ने, कि उसने अपनी फैमिली की इस वॉर्ड को दे दिया होता है माइक को फाइट करने के लिए। इसलिए माइक के हाथ में जो इस वॉर्ड है वो भी एक फॉरबिडन ट्रेजर ही होती है। जिस मोमेंट पर तभी मोली ने उससे कुछ और बात जैसे ही पूछी होती है, तो उसकी आवाज को सुनते ही बाइली तो उसके ख्वाबों में ही खो गया था। इसीलिए वो अपने पेट को अंदर करते हुए और अपनी स्माइल दिखाते हुए कहने लगता है कि मिस मोली जी, अपने आप को दोबारा से आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मुझसे मिलो, मैं हूँ बाइली तुमिंग, एक नॉर्मल सी फैमिली से। इसकी बात को सुनते ही तभी मिस मोली ये कहने लगती है कि क्या तुम सच में उस ट्रेजर म्यूजियम फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनके पास में फॉरबिडन रूइंस की पावर्स को रखने वाले सभी के सभी ट्रेजर्स हैं। बाइली कहता है कि हाँ, मैं उसी छोटी मोटी फैमिली से ही हूँ। मोली ये कहने लगती है कि मुझे कभी भी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें पसंद नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोग जितने ज्यादा अमीर होते जाते हैं वो उतने ही ज्यादा एनोइंग भी होने लगते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मून घोस्ट को, जिसकी फाइट यहाँ पर हो रही होती है बाइली तुमिंग के साथ में। बाइली तुमिंग के पास में इतने ज्यादा ट्रेजर्स होते हैं कि वो उसको देखकर एकदम ही शॉक हो गया था। मून घोस्ट भी कहने लगता है कि ये बंदा आखिर कितना ज्यादा अमीर है, इसके पास में इतने सारे ट्रेजर आखिर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बाइली तुमिंग के पास में जो गोल्डन हमिंग बर्ड थी उनमें से हर एक का मार्केट प्राइस होता है अप्रोक्स 100,000 युआन, जिनको बाइली तुमिंग तो यहाँ पर ऐसे फोड़ रहा था जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी ना हो। इसीलिए फिर तभी मून घोस्ट तुमिंग से कहने लगता है कि कहीं तुम बाइली फैमिली से तो नहीं हो। तो तुमिंग कहने लगता है कि मैं केवल एक नॉर्मल सी फैमिली का बच्चा हूं, मुझे गलती से भी उस फैमिली का यंग मास्टर बुलाने की गलती मत करो। जिसके बाद फिर मून घोस्ट ने तुरंत ही अटैक करना शुरू कर दिए होते हैं बाइली तुमिंग के ऊपर। मून घोस्ट कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी प्लानिंग। वो जैसे ही तुमिंग को मारने वाला होता है तो उसको बचाने के लिए उसकी एक हमिंग बर्ड आ चुकी थी। तुमिंग कहता है कि देखो, मैंने तो तुम्हें दोबारा से बेवकूफ बना दिया, क्योंकि तुमसे जीतना मेरा मेन मकसद तो है ही नहीं। मेरी जो असली प्लानिंग है वो तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि माइक ने जो प्लानिंग बनाई होती है उसके हिसाब से उसने सबसे पहले ये कहा था कि जितने भी लोगों के पास में फॉरबिडन रूइंस की पावर्स हैं, हमें सबसे पहले उन्हीं लोगों को ही ढूंढना होगा। जिसके बाद में बाइली ने यहाँ पर एक चक्रवात को ही स्टार्ट कर दिया था और वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में थोड़े और समय के लिए खेलना चाहता हूँ। और वहीं पर हमें फाइट दिखाई जाती है मोली और मिस रोज के बीच में, जिन दोनों की फाइट भी एकदम ही टॉप लेवल की चल रही थी, जहाँ पर अब काफी तेजी के साथ में मून घोस्ट भागते हुए आ रहा था, क्योंकि बाइली उसके पीछे काफी बड़े बड़े धमाकों को कर रहा था। जिसकी वजह से मोली और मिस रोज दोनों ही अपने अपने साथियों से कहने लगती हैं कि क्या तुम लोग फाइट करते हुए हमसे दूर नहीं रह सकते, जो भी करना है हमसे दूर रहकर ही करो। बाइली कहता है कि दोनों ब्यूटीज हमें माफ कर दो, लेकिन अब यहाँ पर गलती से थोड़ी सी चोट लग गई होती है मोली को। माइक ने अपनी प्लानिंग में पहले से ही शामिल करके रखा हुआ था मोली को, क्योंकि उसका फाइटिंग लेवल और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी मास्कमैन को संभालने के काबिल है। जिसके तुरंत ही बाद मिस मोली एक जंप लगाते हुए जाने लगती है मिस रोज पर अटैक करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर हमें काफी बड़ा धमाका भी देखने को मिला होता है। हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही ब्यूटीज अपनी अपनी पूरी जान लगा रही थी एक दूसरे को हराने के लिए। मिस रोज मोली से कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर वर्टेक्स को। इसके साथ में फाइट कर रहा था शैन किंग्जू और उसी के पीछे ही भागते हुए ही जा रहा था। शैन किंग्जू बार बार और लगातार अपने फायर अटैक्स को यूज कर रहा था, जिससे कि उस धमाके की वजह से मिस्टर वर्टेक्स बाहर आ जाता है और वो ये कहने लगता है ये जो बनता है शैन किंग्जू, उसकी एबिलिटीज के बलबूते पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पास में पूरे चांसेस हैं जीतने के। इस मोमेंट पर तभी मिस्टर वर्टेक्स ने अपने कई सारे पोर्टल्स को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर भरे पड़े होते हैं वेपन्स। उनके अंदर से अचानक से ही कई सारी स्वॉर्ड्स निकल के आ जाते हैं, जो कि हमला करने को जा रही थी शैन किंग्जू के ऊपर। जिन सभी के सभी स्वॉर्ड के हमलों को रोकने के लिए शैन किंग्जू यूज करने लगता है अपनी उसी बबल पावर को, जिससे कि मिस्टर वर्टेक्स की सभी के सभी स्वॉर्ड्स ही टूट गई थी। तभी शैन किंग्जू उसे ये कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही बुरे बंदे हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरे चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। माइक ने अपनी प्लानिंग बनाते हुए ये कहा था कि वो डायरेक्टली जाकर फाइट करेगा बॉस से, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बाकियों को उसकी हेल्प करनी होगी। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है युवान को, जिसके सामने वो मास्कमैन आ गया था और वो कहने लगता है कि आखिर तुम कब तक अपनी फॉर्मेशन को बना पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हें इस तरीके से मारना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब फाइनली युवान अपनी इंचेंटिंग को कंप्लीट कर चुका था। उसने जैसे अपना हाथ रखा होता है अपने स्वॉर्ड के ऊपर, तो वो मास्कमैन कहने लगता है कि चलो फाइनली वक्त आ चुका है जब तुम मुझसे फाइट करोगे। लेकिन युवान ने जैसे ही अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है, हमें दिखाई देने लगती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी। देखने में एकदम ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से पजेस हो गया हो डीमन से। मास्कमैन भी एकदम ही शॉक हो जाता है जब वो देखता है युवान का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि युवान अब यहाँ पर बदल चुका होता है कंप्लीटली डीमन में। उसका ऑरा भी इतना ज्यादा खतरनाक होता है
है इसको रोकने में यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदों की हालत खराब हो जाएगी। युवान को जैसे जैसे करके अब गुस्सा आ रहा था, उसका एनर्जी लेवल और पावर लेवल बढ़ते ही जा रहा था। तो मास्क मैन देख ही रहा होता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, जिसके अगले ही पल पलक झपकते ही युवान ने अटैक कर दिया होता है अपनी स्वॉर्ड से, जिस केवल एक अटैक ने उस मास्क मैन की तो हालत ही खराब करके रख दी थी। खुद भी ये कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ और ये है क्या। और उसके बारे में अब तो भी पता चल चुका होता है टीम लीडर को, जो कि ये कहने लगता है कि ब्लैक किंग स्लैश फॉरवर्डिंग रूइस 031 अब हमारे सामने आ चुका है। जरा देखो तो इसका नजारा, और सच में उसका नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस बंदे से टकराने की हिम्मत तो गॉड्स के अंदर भी नहीं होगी। लिविंग बीइंग्स में माना जाए तो ये बंदा अब सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसको देखते हुए तभी बाइली तुम्हें कहने लगता है कि क्या सच में मैं इसको बचा रहा था, ये तो अच्छा बंदा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आखिर ऐसा कैसे हो गया। मॉली भी कहने लगते है कि सच में बाहर आ चुका है 031, इसके बारे में साथ ही साथ शैन किंग जू को भी पता चल चुका था। इसीलिए वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर जो भी होगा उसके लिए जल्दी एक्शन मत लेना। और हेडक्वार्टर्स के अंदर भी सभी के सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। सभी लोग ये कहने लगते हैं कि जरूर से ये न्यू मेंबर्स तो जीत के ही रहेंगे। जिनकी बात को सुनते हुए तभी चीफ कहने लगते हैं कि हाँ, ये बात तो मैंने भी नहीं सोची थी कि हमें यहाँ पर ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाएगा। कई सालों के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जो बढ़ते समय के साथ में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। लगता है कि आने वाले समय में हमें बाहरी गॉड्स के साथ में भी फाइट स्टार्ट करनी पड़े। ये जो ट्रेनिंग है वो उसी के लिए ही चल रही है। मिस रोज ने अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर दिया होता है मोली के ऊपर, जिससे उसने जमीन को तो फाड़ दिया था, लेकिन मोली पर खरोंच भी नहीं आई थी, बल्कि वो तो उसी के हैमर के ऊपर ही बैठे हुए अपनी पावर्स का एक काफी तगड़ा अटैक भी कर देती है, जिससे यानी कि अभी भी इन लोगों की फाइट रुकने वाली नहीं थी। और फिर अगले ही सीन में हम देख पाते हैं मिस्टर वर्टेक्स को, जो कि यहाँ से वहां पर भाग रहा था, लेकिन शैन किंग्स इतनी आसानी के साथ में उसको जाने नहीं देने वाला, क्योंकि अब वो तुरंत ही उसके ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगता है। और ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करूं तो तुम खुद ही ये सोचो कि तुमने कितने सारे लोगों को अपने हाथों से ही मार दिया। अब तुम्हारी किस्मत में जो होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन मिस्टर वर्टेक्स तो यहाँ पर अपने कई सारे पोर्टल्स को ओपन करते हुए यहाँ से वहां पर जा रहा था, ताकि शैन किंग्जू उसके बारे में पता भी ना लगा सके कि आखिर ये गया तो गया किस पोर्टल के अंदर। जिसे निपटने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है शैन किंग्जू के पास में, उसको अपने सामने मिस्टर वर्टेक्स के जितने भी पोर्टल्स नजर आ रहे थे उन सभी के अंदर अपनी फायर को भेज देता है, जिसकी वजह से मिस्टर वर्टेक्स को बाहर आना ही पड़ता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मिस्टर वर्टेक्स के पीछे आ चुका है एक बहुत ही विशालकाय फायर ड्रैगन। इसके अंदर से बाहर निकल के आता है शैन किंग्जू, और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास में आखिरी मौका है अपना फेस रिवील करने का, क्योंकि अब वो डायरेक्टली उसके मास्क को निकालने के लिए ही जा रहा था। और फिर वहीं पर हम लोग देख पाते हैं बाइली तुमिंग को, जो कि अब यहाँ पर यूज करने लगता है 1000 स्वॉर्ड टेक्निक ट्रीजर को, जिसको उसने सीधा ही पॉइंट कर दिया होता है मून घोस्ट के ऊपर, जिससे कि हजारों स्वॉर्ड्स हिट होने को जाने लगते हैं मून घोस्ट से। जैसे ये स्वॉर्ड्स गिरना स्टार्ट होते हैं तो वो दोनों के दोनों अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन अब तभी हम वहीं पर देख पाते हैं डीमन युवान को। मून घोस्ट अपने साथी से कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आज हम लोगों की यहाँ पर शामत आने वाली है, क्योंकि जो डीमन युवान होता है वो पूरी तरीके से टारगेट कर चुका होता है इन सभी मास्क मैन को, जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अपने काफी खतरनाक अटैक को कर दिया होता है। तो फिर वो मास्क मैन अपने आप को बचाने के लिए यूज करने लगता है रिवर्स ग्रेविटी को, लेकिन युवान इतनी आसानी के साथ में ना तो उनका पीछा छोड़ने वाला था और न ही हमला करने से रुकने वाला था, क्योंकि युवान की डार्क एनर्जी सीधी ही जाकर हिट होने वाली होती है उन दोनों से, जो कि फाइनली जाके मून घोस्ट और उसके साथी को पकड़ ही लेती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों के दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके ऊपर जितने भी डार्क डीमन अटैक कर रहे थे वो उनके साथ में फाइट कर रहे थे। तभी फिर युवान की तारीफ करते हुए उसके पीछे से वहां पर पहुंच जाता है बाइली तुमिंग। वो कहने लगता है कि ब्रदर काओ युवान, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग बंदे होगे। लेकिन युवान तो यहाँ पर बाइली तुमिंग को पहचानता ही नहीं है, इसी वजह से अब वो तुरंत ही उसी के पीछे ही पड़ चुका था उसको मारने के लिए। बाइली कहता है कि काओ युवान, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, हमें तो इन लोगों को मारना है। तभी फिर वो मास्कमैन ये कहने लगता है कि अगर हमारे कैप्टन किसी भी तरीके से जीत जाते हैं तो ये सारी की सारी सिचुएशन ही रिवर्स हो जाएगी। ये जो हम लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं फिर हम लोग इनके ऊपर भारी पड़ेंगे। जिस मोमेंट पर फिर तभी हमें दिखाई जाती है कैप्टन और माइक के बीच की खतरनाक वाली फाइट। कैप्टन अपनी पूरी जान लगा रहा था माइक पर हमला करने के लिए, लेकिन फिर माइक उससे ये कहने लगता है कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम ये जो टाइम को स्लो करते हो उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है जिसको तुम क्रॉस करने वाले हो। क्योंकि कैप्टन ने दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए टाइम को स्लो कर दिया था और वो अपने उन्हीं सैकड़ों स्लेसिंग अटैक्स को यूज भी करने लगता है, जिन सभी के सभी हमलों से खुद को बचाते हुए माइक आगे बढ़ रहा था। और वो कहने लगता है कि अब देखो बारी आ चुकी है मेरी, क्योंकि एक ही बार में लगातार अपनी पावर को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ही बुरी तरीके से गिरी होगी। इसी वजह से माइक यहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करने लगता है कैप्टन पर हमला करने के लिए, क्योंकि उसे ये पता होता है कि कैप्टन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुकी है। इसके बाद भी कैप्टन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी मुझे इस सिचुएशन
मिशन में हरा सकते हो, क्योंकि मेरे इतने सारे हमले करने के बाद तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि तुमने पूरी तरीके से मन बना लिया है इस फाइट को जीतने का। तो माइक कहने लगता है कि बेशक मैं अपना पूरा मन बना चुका हूँ, तुम्हारा ये जो मास्क है चेहरे पर इसको मैं ही काटूंगा। इन दोनों के ही टकराने की वजह से हमें दिखाई दे रहा था कि तो बहुत ही बड़े लेवल के गॉड्स एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हैं। कैप्टन माइक से कह रहा था कि अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो जल्दी से अपने गॉड की प्रे करो, क्योंकि अब केवल वही है जो कि तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन अब माइक भी पीछे नहीं हटने वाला, वो भी यूज करने लगता है अपने गॉड शेरिफ माइकल के पावर्स को, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी बन चुकी होती है एक शाइनिंग स्वॉर्ड, जहां पर कैप्टन ने दोबारा से टाइम को स्लो कर दिया था अपने स्लैशिंग अटैक्स को यूज करने के लिए। अभी हम डीमन काओ युआन को देख पाते हैं जो कि बढ़ रहा होता है उन दोनों पर हमला करने के लिए। उसकी हंसी भी एकदम ही इविल्स के जैसे ही थी। साथ ही साथ हमारा जो शैन किंगजू होता है वो पहुंचने वाला होता है मिस्टर वर्टेक्स के पास में। मिस्टर वर्टेक्स अपने आप को बचाने के लिए यूज करता है अपने पोर्टल का। बाइली डोमिंग भी बड़े ही मजे के साथ में मून गोस्ट की हालत को खराब कर रहा था, क्योंकि उसकी ये 1000 ऑफ स्वॉर्ड्स भाग रही होती है उसी के ही पीछे। साथ ही साथ तभी हम वहीं पर देख पाते हैं मोली और मिस रोज की फाइट को। ये दोनों भी एक बहुत ही बढ़िया और ग्रैंड लेवल पे आ चुके थे। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है गॉड को, जिनके सामने आ जाते हैं खुद गॉड शेरिफ माइकल। इनका सामने आना मतलब यही है कि माइक पहुंच चुका था अपने सुप्रीम लेवल पर, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी भी निकल रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक इतना तगड़ा अटैक कर देता है कैप्टन के ऊपर कि यहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़े लेवल का धमाका हो चुका था। इसकी वजह से फाइनली माइक ने काट दिया होता है कैप्टन के मास्क को, यानी कि आखिरकार माइक जीत ही चुका होता है। माइक कहता है कि देखो तुमने कहा था कि मैं जीतूंगा तो मैं जीत ही गया, अब बताओ कि आखिर तुम इसके बारे में मुझसे क्या कहना चाहते हो। फाइनली मास्कमैन टीम के लीडर के मास्क को काट ही दिया होता है, क्योंकि उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि अगर वो किसी भी मास्कमैन के मास्क को निकाल देते हैं तो इन सभी के सभी न्यू रिक्रूट्स को जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। वो ये नजारा देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे। सभी रिक्रूट्स के साथ हेडक्वार्टर्स में और मास्कमैन टीम के सभी मेंबर्स भी शॉक हो गए थे, और वो ये कहने लगते हैं कि फाइनली इस लड़के ने तो हमारे कैप्टन के ही मास्क को ब्रेक कर दिया। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई न्यू रिक्रूट कैसे जीत सकता है इन मास्कमैन से। लेकिन फिर तभी हम वहीं पर देख पाते हैं डीमन युआन को, जो कि अभी भी एक मास्कमैन के पीछे पड़ा हुआ था उसको जान से मारने के लिए। अपनी स्वॉर्ड के कई सारे वारों को कर रहा था उसके ऊपर, जिसकी वजह से बाइली डोमिंग तुरंत ही माइक से ये कहने लगा था कि भाई अब तुम्हें जल्दी से इसको रोकने के लिए यूज करना होगा अपने फॉरवर्डिंग स्क्रॉल को, क्योंकि केवल उसी की हेल्प से ही इसको रोका जा सकता था। डीमन युआन को रोकने के लिए उसके सामने आ चुका होता है कैप्टन ने यहाँ पर समय को धीमा करते हुए अपनी उसी टेक्निक को यूज करने की कोशिश की होती है, और साथ ही साथ उसी मूवमेंट पर माइक यूज करने लगता है अपने फॉरवर्डिंग स्क्रॉल को, ताकि वो जो डेमोनिक ऑरा युआन के ऊपर हावी हो चुका है वो उसके अंदर से उससे बाहर निकाल सके, जिसकी हेल्प से सबसे पहले उसने डीमन युआन को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लिया था और उसको नीचे भी गिरा दिया था। लेकिन काओ युआन की बॉडी के अंदर जो इतनी ज्यादा बुराई भर चुकी है वो कभी भी उसको शांत रहने ही नहीं देती। उसके अंदर से ही ये आवाजें आती हैं कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुमने जो भी किया है तुम्हारी आत्मा को तक नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने इतने ज्यादा पाप ही किए हैं, तुम इस दुनिया में रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। और जब ये सब कुछ काओ युआन के साथ में हो रहा था उसको खड़ा खड़ा देख रहा था माइक, जिसकी वजह से युआन उसे ये कहने लगता है कि तुम हम इकलौते ऐसे इंसान हो जो कि मुझे इन सभी के सभी बुराइयों से बचा सकते हो, मैंने जो भी किया है उससे केवल तुम ही मुझे निजात दिला सकते हो। जो बातें माइक को समझ में नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। जिसके बाद फिर जैसे जैसे करके काओ युआन की बॉडी से उस डेमोनिक ऑरा का असर कम होने लगता है। तो फिर काओ युआन माइक को ये बता रहा था कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरा पर्सन हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे पाप किए हैं जो कि किसी ने भी आज तक नहीं किए होंगे। इसके शांत होते ही काओ युआन अपनी नॉर्मल बॉडी में भी आ जाता है, जिसके सामने मास्कमैन टीम के सभी बंदे खड़े हुए थे। और फिर तभी वहाँ पर आ जाते हैं चीफ युआन, जो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो माइक से ये कहने लगते हैं कि बच्चों तुमने तो कमाल ही करके दिखा दिया। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें बर्बाद हो गई थी वो अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। जितनी भी चीजें टूटी फूटी हुई थी वो अपने आप ही रिपेयर होते जा रही थी। जितने भी लोग घायल हो चुके थे उन सभी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। जितने भी बंदे इस फाइट में शामिल थे वो सभी के सभी अपने अपने रूम में आ चुके होते हैं, जो कि आराम कर रहे थे एक बहुत ही अच्छी नींद और रेस्ट लेने के बाद। अगली सुबह भी हो चुकी थी और मैं मेन डॉर्मेटरी के अंदर दिखाया जाता है हमारे सभी मेन कैरेक्टर्स को, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्कमैन टीम के लीडर और चीफ युआन को, जहाँ पर चीफ युआन कैप्टन से ये कह रहे थे कि तुम्हारी मेहनत की तो तारीफ करनी चाहिए, तुमने जो कारनामा किया वो सच में काबिले तारीफ है। जिससे कि कैप्टन जैसे ही चीफ से कुछ कहने की कोशिश करता है तो उससे कहने लगते हैं कि मेरे सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो जितने भी न्यू रिक्रूट्स आए हैं उनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन लगा है और कौन सबसे ज्यादा कूल लगा है। जिस बात पर कैप्टन ये कहने लगता है कि चीफ युआन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम्हें आज भी मेरे मुंह से ही सब कुछ जानना होता है, सब कुछ जानते हुए भी तुमने केवल
न्यू रिक्रूट से अपने कमांड को फॉलो करवाने के लिए उनमें से आधी से ज्यादा को तो खत्म ही करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें किसी को भी माइक की विक्ट्री के बारे में बताना नहीं है। और ये बात खुद चीफ ने शाम के वक्त में कही होती है सभी के सभी लोगों से, किसी को भी माइक की पावर्स के बारे में और उसकी जीत के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इसकी वजह से बाइली तुमिंग उनसे ये कहने लगा था कि यानी कि क्या आप ये चाहते हो कि आप सभी के सामने ये बता दो कि हम लोग इस बैटल को हार गए। जो बात सुनकर सैन किंगजू भी कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बचकानी बातें कर रहे हो। इसकी वजह से मोली ये कहने लगती है कि माइक ने उसके मास्क को काट दिया, इसलिए जो भी माइक फैसला लेगा मैं उसी की ही बात को मानूंगी। तुमिंग कहने लगता है कि ठीक है, जब तुम ऐसा करोगी तो मैं भी उसको बात को मानूंगा। और क्योंकि माइक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, इसकी वजह से वो चीफ युवान से ये कहने लगता है देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं और मेरे साथी जीत चुके हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी झूठी खबर फैलाने की तो कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जीत जाने की वजह से बाकी के रिक्रूट आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि वो सभी के सभी आपके ऑर्डर को माने। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसकी क्वालिफिकेशन को ही रद्द कर दिया जाएगा एक नाइट मॉन्स्टर स्लेयर बनने की। और ये वाला जो डिसीजन होता है वो चीफ युवान को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। उस जगह पे खड़े हुए कैप्टन से ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक नए लोग आते जा रहे हैं, जिनमें से हर एक की पर्सनैलिटी एकदम ही अलग भी होती है। और शायद यही पे बचे है जिसकी वजह से वो लड़का जीत पाया। लेकिन तुमको जरा सोचो कि अगर तुम एक नए लड़के से कैसे हार सकते हो। तो कैप्टन ये कहने लगता है कि देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुमने ही तो मुझसे और मेरी टीम से कहा था कि हम सभी को अपनी पावर्स को सप्रेस करके आना है। जब फुल पावर का यूज नहीं करने दोगे फिर आकर हम लोग कैसे ही जीत पाएंगे। चीफ कहने लगते हैं कि अगर मैंने ऐसा ना कहा होता तो फिर तुमने पूरे के पूरे ट्रेनिंग कैंप को ही बर्बाद करके रख दिया होता। लेकिन ये तो अच्छी बात होती है कि यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ था वो सारा का सारा रीस्टोर भी हो चुका था। जिसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग कैंप की कई सारी जरूरी जगहों को भी दिखाया जाता है। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है हमारे हीरो माइक को, जो कि उठने के बाद अपने सामान को लेके जा रहा होता है सुबह के काम करने के लिए। वो पानी भरता है, टूथपेस्ट लगाता है और ब्रश करने लगता है। और ऐसा ही काम बाकी के सभी टीम मेंबर्स भी कर रहे थे। शैन किंग्जू अपनी जगह काम कर रहा था और साथ ही युवान अपनी जगह काम कर रहा था। बाइली तुमिंग भी अपने काम में बिजी होता है और साथ ही साथ मोली इन्हीं लोगों के ही पास में आ चुकी होती है। इसके बाद अब यहाँ से शुरू होने वाली होती है असली ट्रेनिंग। चीफ कहने लगते हैं कि कल तो तुम सभी की ट्रेनिंग का केवल एक टेस्ट ही था, जिसकी वजह से करीबन 112 रिक्रूट्स को हटा दिया गया। यहाँ पर इन सभी के सभी लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है। यहाँ पर सबसे पहले वजन को टांग के रनिंग को कराया जा रहा था। लेकिन इस रनिंग में जो सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही थी वो होता है बाइली तुमिंग। चीफ ने पहले ये बता दिया होता है कि जो भी ट्रेनिंग में थोड़ा सा कमजोर होगा उसको तुरंत ही उसी समय पर ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक ये लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहे थे तब तक के लिए इन सभी के सभी लोगों की पावर्स को ही डिसेबल कर दिया गया था। यानी कि इनमें से कोई भी चाहकर भी अपनी फॉरबिडन रूइंस की पावर को यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय पर इन लोगों की ये चल रही होती है फिजिकल ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग कराने वाले मास्टर होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि इस समय पर हम तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे कि तुम अपनी जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगोगे। इसकी वजह से यहाँ पर जो हालत खराब हो रही थी वो होता है बाइली तुमिंग, क्योंकि ट्रेनिंग मास्टर्स ने ये पहले ही कह दिया होता है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। यहाँ तक कि ऐसा भी समय आ सकता है जब तुम अपनी मौत को पुकारोगे, तुम्हें ऐसा भी लगने लग सकता है कि इससे बेहतर तो मुझे मौत ही मिल जाए। जितने भी लोगों की हालत खराब होती है वो सभी के सभी रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं टॉयलेट के अंदर। लेकिन इन लोगों को वहाँ पर भी आराम कहाँ मिलने वाला था और वक्त आ चुका होता है कॉम्बैट स्किल्स को सिखाने का। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है बाइली तुमिंग को एक मास्टर के सामने। मास्टर तुमिंग से कहने लगते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर ट्रेनिंग के समय में इतनी ज्यादा ज्वेलरी को क्यों पहन के रखा है, आखिर मुझे चीज का मतलब क्या समझना चाहिए। और ऐसा बंदा आज यहाँ पर पहली बार आया था। उसको देखने वाले काफी सारे लोग उससे उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, क्योंकि सभी को ये पता होता है कि फर्स्ट चैंपियनशिप में जीतने वाले बंदों में से ये भी शामिल था। इसीलिए हो सकता है कि बाइली तुमिंग यहाँ पर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे। इसके तुरंत ही बाद अब मास्टर अपने वुडन स्वॉर्ड को भी निकाल लेते हैं और फाइटिंग करने को तैयार हो जाते हैं बाइली तुमिंग से। उसे कहते हैं कि दिखाओ जरा आखिर तुम्हारे अंदर कौन सा दरिंदा छुपा बैठा है, मुझे दिखाओ जरा आखिर तुम्हारे अंदर कितनी शैतानियां भरी पड़ी हैं, फिर तुम अपने केवल पैसों के बलबूते पर यहाँ पर आए हो। अब वो मास्टर जैसे अटैक करने वाला होता है तुमिंग के ऊपर। तुमिंग के गले में डली हुई फॉरबिडन चेन की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मास्टर भी एकदम ही शॉक हो गए थे। तुमिंग तुरंत ही अपनी इस गोल्डन चेन को निकालता है और ये कहने लगता है कि सर माफ करना, गलती से अपने ऑटोमेटिक इमरजेंसी मोड को टर्न ऑफ करना भूल गया। आप चिंता मत कीजिए और दोबारा से ट्राई कीजिए, इस बार मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मास्टर लिन अपनी इज्जत को बचाते हुए कहने लगते हैं कि देखो अभी कुछ समय पहले जो हुआ वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, इसीलिए इस बार सभी के सभी लोग पूरी तरीके से ध्यान देंगे कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दोबारा से अपनी एक और वुडन स्वॉर्ड को उठा लिया था। और वो ये कहने लगता है कि चलो मैं भी ये देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स कैसी हैं। तुमिंग अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटता है और अपने हाथ को जैसे ही लगाता है तो उसके हाथ में बंधे
बंधे हुए एक और फॉरवर्डन रूइन की पावर को रखने वाले डिवाइस की पावर से एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि मास्टर लिन की वुडन स्वॉर्ड पूरी तरीके से ही जल चुकी थी। तुम्हें कहने लगता है कि सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने इस ऑटोमेटिक फायर वॉल को टर्न ऑफ करना ही भूल गया था, प्लीज क्या आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। लेकिन वो मास्टर कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से और नीचे बैठ जाओ। अपने ही मन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक न्यू रिक्रूट उनके साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जो तुमिंग होता है उसने तो ये सब कुछ जानबूझ के ही किया था। और अब मास्टर अपने पास में बुलाने लगते हैं माइक को। तो फिर माइक इससे आकर कैसे ही पीछे रहने वाला था, तुरंत ही आ जाता है मास्टर के सामने, जिससे कि वो पूछने लगते हैं कि मुझे पहले से ही बता दो कि तुम्हारे पास में अभी कोई फॉरवर्डन रूइन की पावर तो नहीं है। माइक कहता है कि नहीं, मेरे पास में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे कि वो मास्टर ये सोचने लगते हैं कि इस बच्चे को तो मैं बहुत ही आसानी के साथ में हरा दूंगा। और सोती तो हाँ, सच में इसको हराना मुश्किल होता, लेकिन अभी नहीं होगा। मास्टर ये कहने लगते हैं कि चिंता मत करना बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगा, उस तरीके से नहीं मारूंगा जैसे कि मुझे मारना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जैसे अटैक किया होता है तो माइक ने बहुत ही आसानी के साथ में उनके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में ही एक काफी शानदार लेकिन छोटी सी फाइट स्टार्ट हो गई थी। इसको फाइट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रेनिंग जरूर से चल रही थी। अब ये देख पाते हैं कि बिना पावर्स के भी माइक इतना ज्यादा काबिल होता है, वन मास्टर के हमलों को बहुत ही आसानी के साथ में ब्लॉक कर रहा था, उनको रोक रहा था। इसकी वजह से वो मास्टर भी थक गए थे और शॉक भी हो गए थे। कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें ये सारी की सारी चीजें सिखाई किसने है। तो माइक बताता है कि मैंने ये सब कुछ सीखा है नाइट मॉन्स्टर स्लेयर टीम 136 के टीम कैप्टन से, और वो कैप्टन अभी इस समय पर खाना बना रहे होते हैं। ये मास्टर ये सोचने लगते हैं कि चिंता मत करो, उनको किसी और ही रिक्रूट को चैलेंज करना चाहिए। उनकी नजर जैसे यहाँ पर जाती है मूली के ऊपर तो वो तुरंत ही उठकर सामने आ गई थी, क्योंकि जैसे ही अपने लिए एक स्वॉर्ड को उठाती है, उसके स्वॉर्ड को उठाते ही तुरंत ही पता चल चुका होता है कि ये तो बिलोंग करती है स्वॉर्ड सेक्ट से। जो नजारा देखते ही मास्टर तुरंत ही शॉक हो गए थे, इसीलिए वे कहने लगते हैं कि जाओ तुम जल्दी से अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, मैं किसी और को ही बुला लेता हूँ। और इस मौके का इंतजार यहाँ पर मौजूद काफी सारे लोग कर रहे थे। ये ट्रेनिंग मास्टर खुद भी डर रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। वो खुद से ही कहने लगता है कि अपनी हिम्मत को बांधो, तुम आखिर हार कैसे ही मान सकते हो, आखिरकार ये लोग हैं तो न्यू रिक्रूट से, इन लोगों को आकर क्या ही एक्सपीरियंस होगा फाइटिंग करने का। लेकिन फिर भी आगे फाइट करने में उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी हिम्मत को बांधता है ये सोचते हुए कि वो इन सभी में सबसे कमजोर बंदे को चूज करेगा। जहाँ पर उसकी नजर पड़ जाते हैं युवान के ऊपर, जो कि एकदम ही शांत बैठा हुआ होता है, इसकी वजह से इस मास्टर ने चूज किया होता है युवान को। और उससे ये पूछने लगता है कि क्या आज तक तुम्हें कभी किसी ने सिखाया है नाइफ को चलाना। युवान कहता है कि नहीं, मैंने आज तक कभी भी ये सीखा ही नहीं। जैसे कि वो मास्टर कहता है कि फिर आकर तुम कौन सी स्किल्स में बेस्ट हो। तो युवान बताता है कि मैं रीसाइटिंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में बेस्ट हूँ। जो बात सुनते ही वो ट्रेनिंग मास्टर थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि युवान उसके नजरिए से एक कमजोर बंदा है, इसीलिए वो तुरंत ही युवान को बुलाकर उसको एक स्वॉर्ड दे देता है फाइट करने के लिए। लेकिन युवान को यह पता होता है कि अगर उसने गलती से भी नाइफ को टच भी कर लिया तो वो दोबारा से खुद के ऊपर से कंट्रोल ही खो देगा। तो मास्टर कहने लगता है कि देखो ये एक वुडन नाइफ है। युवान कहने लगता है कि लेकिन ये दिखती तो एकदम स्वॉर्ड के जैसे ही है, इसी वजह से मैं कैजुअली इसको टच कर ही नहीं सकता। जो बात सुनकर वो मास्टर डांटने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आए हो या फिर मजाक करने के लिए आए हो। तो फिर तभी वहाँ पर बाइली तुम्हें खड़ा हो जाता है और वो ये कहने लगता है कि हाँ वो सच में स्वॉर्ड को टच नहीं कर सकता, क्योंकि इसी की वजह से तो उसकी फॉरवर्डन रूइंस एक्टिवेट होती हैं। तो वो मास्टर कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम सभी की फॉरवर्डन रूइंस की पावर्स को सप्रेस कर दिया गया है, इसलिए तुम बिना किसी चिंता के इस स्वॉर्ड को उठा सकते हो। युवान भी सोचने लगता है कि अगर सच में ऐसा है तो फिर इसको स्वॉर्ड उठा लेनी चाहिए। और वो जैसे इस स्वॉर्ड को उठाने के लिए झुका होता है, सभी लोगों की निगाहें उसी के ऊपर ही टिकी हुई थी। लेकिन केवल नाइफ को पकड़ने से ही अचानक से ही उसकी बॉडी के अंदर अजीब सी चीजें होने लगती हैं, उसके अंदर डार्क एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। और जब तक इन सभी को इस बात का रियलाइज हो पाता, युवान बन चुका होता है डीमन युवान, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा नजारा ही बदल चुका था, क्योंकि डीमन युवान अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड की मदद से अब हमला कर रहा होता है उस मास्टर के ऊपर। चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे। पहले तुम्हें कहने लगता है कि यहाँ पर तो सभी की फॉरवर्डन रूइंस की पावर्स को सप्रेस कर दिया गया था। माइक कहने लगता है कि सिचुएशन में अब केवल रोक सकते हैं इसको चीफ, क्योंकि काओ युवान की स्वॉर्ड का मुकाबला कर पाना इतना भी आसान नहीं है। सभी के सभी बंदे यहाँ से वहाँ पर भागने लगते हैं, लेकिन शन किंगजू और मोली बड़े ही आराम से देख रहे होते हैं इस फाइट को। शन किंगजू ये कह रहा था कि क्या सच में इसने किसी बंदे को मारा भी है, लेकिन जो युवान होता है वो रुकने वाला नहीं था, बल्कि डेडली अटैक करने वाला होता है उस मास्टर के ऊपर, जिसको थोड़ा सा हमले से भटकाने के लिए बाइली तुमिंग ने अपनी लिटिल हमिंग बर्ड को यूज किया होता है। इसकी वजह से युवान नीचे तो आ चुका था, लेकिन उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। यहाँ तक कि जब उस मोमेंट पर शन किंगजू अटैक करने के लिए जाता है तो उसकी भी स्वॉर्ड टूट गई थी, लेकिन फिर भी उसने मौका पाते ही एक किक को तो हिट कर ही दिया था। साथ ही तभी फिर मोली ने भी अपने एक स्वॉर्ड अटैक कर दिया होता है। इस अटैक को युवान ने बड़ी ही आसानी के साथ में रोक भी लिया था, जिस मोमेंट पर अब तभी माइक भी यूज करने लगता है अपने स्क्रोल को, क्योंकि अब केवल वही होता है जो कि रोक सकता था युवान को। उसने तुरंत ही
फॉरवर्ड स्क्रोल की पावर को यूज करते हुए युआन की रियल बॉडी को पकड़ लिया था और वो उसी को खींचकर बाहर निकालने लगता है ताकि इस डेमोनिक ऑरा से उसका पीछा छुड़ाया जा सके। जैसे कि फाइनली माइक ने यहाँ पर बचा ही लिया होता है, लेकिन वो जो मास्टर होता है वो ये नजारा देखकर एकदम ही शॉक हो गया था। माइक खुद भी सोचने लगता है कि ये बंदा तो दिन ब दिन और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। इसके बाद में रात के समय में दिखाया जाता है डॉर्मिटरी का सीन, जहाँ पर सभी के सभी न्यू रिक्रूट्स के लिए उनके खाने की चीजों को रखा गया था, लेकिन ये वैसी चीजें नहीं होती जो कि इन लोगों को पसंद थी खाने में। यहाँ का शेफ ये कहने लगता है कि मैंने जो भी तुम लोगों को दिया है तुम लोगों को वही खाना होगा, कोई भी अपनी फरमाइशें मेरे सामने नहीं चलाएगा। मोली तभी वहाँ पर आती है और वो ये कहने लगती है कि हमारे इस वर्ड सेक्ट में जो मिलता था ये कम से कम उससे अच्छा तो है ही, इसीलिए मैं तो इसको खाने वाली हूँ। बाली तुम्हें कहने लगता है कि जब मोली इसको खाने वाली है तो फिर मैं भी इसको जरूर से खाऊंगा, लेकिन सच में ये खाना बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का था। जब युआन खाने के लिए बैठा हुआ था तो वो अपने पास में से कुछ चीज को लेकर जाने लगता है माइक के पास में, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी अच्छी चीज को परोसा गया होता है खाने के लिए। इसीलिए माइक को देते हुए ये कह रहा था कि आप ये खा लीजिए, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली में होते हैं पिकल्स, जो ज्यादा नहीं तो लेकिन खाने को थोड़ा सा टेस्टी तो बना ही सकते हैं। बाली तुम्हें कहता है कि क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है? युआन कहने लगता है कि जब ये माइक को पसंद है तो मैं ये उसी को ही देना चाहता हूँ। तुम्हें ये सोच रहा था कि सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है। माइक उससे कहने लगता है कि क्या तुम ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था? युआन कहने लगता है कि हाँ, लेकिन केवल उसी वजह से नहीं बल्कि मेरे मास्टर जिन चैन ने भी मुझसे ये कहा था कि इस दुनिया में मुझे एक ऐसा पर्सन देखने को मिलेगा जो कि मेरी बॉडी में छुपी हुई सारी की सारी सिंस को बाहर निकाल सकता है, मुझे उससे छुटकारा भी दिला सकता है। लेकिन अपने बारे में और अपने मास्टर की बातें बताने के बारे में माइक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आकर ये क्या बकवास कर रहा है। इसीलिए वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ तो जरा, आकर तुमने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसकी मुक्ति तुम मुझसे लेना चाहते हो? युआन कहता है कि मैं उसके बारे में आपको केवल अकेले में ही बता सकता हूँ। लेकिन फिर तभी यहाँ पर अचानक से ही दरवाजा खुलता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकल रही थी और फिर यहाँ पर एंट्री हो जाती है उन सभी के सभी मास्क मैन टीम की, जो कि एक बहुत ही ग्रैंड लेवल की एंट्री मारने वाले होते हैं, क्योंकि अब ये सभी के सभी यहाँ पर करने वाले होते हैं अपना फेस रिवील। और जब कैप्टन भी अपना फेस रिवील करता है तो वो भी सच में एक बहुत ही हैंडसम बंदा होता है। और ये लोग अब चलते हुए माइक के सामने से गुजरते हुए जाते हैं, क्योंकि ये जगह इन लोगों की भी खाने की जगह होती है। और यहाँ का जो शेफ होता है उसने इन सभी लोगों के लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट चीजों को रखा हुआ था खाने के लिए, मानो जैसे इन लोगों को VIP ट्रीट दी जा रही हो। तभी कैप्टन माइक को चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि माइक, क्या तुम यहाँ पर आकर हमारे साथ में कुछ खाना चाहते हो? तो माइक खाने के लिए तो नहीं लेकिन उनसे बात करने के लिए जरूर से चला जाता है। कैप्टन जब उसको खिलाने की कोशिश करता है तो माइक कहता है कि वैसे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मून घोस्ट माइक से कहने लगता है कि जरा अपने पीछे बैठे हुए अपने सभी साथियों को तो देखो, अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि उन सभी की आंखें हरी हो चुकी हैं। क्या वैसे तुम भी ये चीज ट्राई करना चाहते हो? तो माइक उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। माइक फिर यहाँ पर कैप्टन से पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम एक एजेंट ऑफ गॉड कैसे बने और आखिर तुम्हारे पास में कौन से गॉड की पावर्स हैं? तो कैप्टन उसकी बॉडी को टच करते हुए उसको एक विजन दिखाने लगता है और ये कहता है कि आज से करीबन 8 या 9 साल पहले जब मैं अपने स्कूल से अपने घर पर जा रहा था, तब रोड को क्रॉस करते समय मेरे सामने से आ जाता है एक बहुत ही बड़ा ट्रक जो कि मुझे कुचलने ही वाला था। लेकिन उसी मोमेंट पर अचानक से ही एक ऐसी एनर्जी निकलती है जिसने सभी चीजों को रोक ही दिया था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये समय एकदम ही रुक गया हो। वो जब आसमान की तरफ देखता है तो उसको नजर आते हैं गॉड ऑफ टाइम, जिन्होंने मेरे सामने आकर मेरे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया, जिस वक्त से फिर वो मुझे दे चुके होते हैं अपनी पावर्स को। और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये मास्क लगाकर जाना होगा टाका मगारा नाम की जगह पे, जो कि एक्चुअली में माना जाता है जापानीज माइथोलॉजीज के गॉड्स का घर। माइक उससे पूछने लगता है कि क्या ये चीज सच में एग्जिस्ट करती भी है? तो माइक कहने लगता है कि हाँ, मुझसे गॉड ऑफ टाइम ने तो यही कहा था कि वो जगह एग्जिस्ट करती है, मुझे भी बिलीव है कि वो जगह एग्जिस्ट करनी तो चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं अभी तक उस जगह को ढूंढ नहीं पाया और पता नहीं मुझे उस टाका मगारा नाम की जगह को ढूंढने के लिए कितना ज्यादा इंतजार करना होगा। अब तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें पावर्स कैसे मिली और गॉड माइकल तुमसे क्या चाहते हैं? कहने लगता है कि अभी तक मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं था बल्कि वो केवल मेरी तरफ देखे थे। अपने सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज होगी जो कि गॉड माइकल चाहते होंगे तुमसे। वो ये कहने लगता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे ही पावर्स को गेन करना चाहते हैं, इसी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना चाहिए। तो माइक कैप्टन से पूछने लगता है कि क्या आप यहाँ पर बात कर रहे हो चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के बारे में? क्योंकि वही लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी पावर्स के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद फिर कैप्टन उसको बताने लगते हैं उस पर होने वाले हमलों के बारे में। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माइक को अपने साथ में ज्वाइन कराना चाहते हैं। माइक की पहचान जो कि है गॉड का एजेंट बनने की, उसको चुरा कर उसकी पावर्स को लेना चाहते हैं पूरी तरीके से, यहाँ तक कि वो तो तुम्हें जान से मारने के लिए भी तैयार है। कैप्टन ये सब कुछ उसको विजन्स को दिखाते हुए कर रहा था ताकि माइक सारी की सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सके। कैप्टन माइक को ये बताता है कि अगर वो उन लोगों के हाथों में आ जाता है तो ये समझ लो कि वो उसको पूरी तरीके से क्रश करके रख देंगे।
देंगे। कैप्टन खुद ये बता रहा था कि उसके खुद के ऊपर ही कम से कम 4 बार हमला हो चुका है। तुम खुद ही सोचो कि तुम कितने ज्यादा लकी हो जो कि अभी तक जिंदा बच गए हो उन दरिंदों के हाथों से। माइक सोच रहा था कि 4 बार हमला होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। उससे कहने लगता है कि क्या सच में तुमने ये सारी की सारी चीजें करीबन 4 बार झेली हैं। कैप्टन कहने लगता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ झेला है, लेकिन अब वो कभी भी चाहकर भी मेरे पास में नहीं आ पाएंगे। उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आ सके। माइक कहता है कि अच्छा अब आपके पास में आकर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो लोग आपके पास में नहीं आएंगे। कैप्टन बताता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा ग्रुप, ऐसे भरोसे वाले लोग जो कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो मिस्टर वर्टेक्स कहने लगता है कि कैप्टन प्लीज आप खाते समय तो इमोशनल मत करो। इस बात पर माइक भी हंसने लगता है कि सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा फनी है। और अब कैप्टन माइक के सामने आते हैं, वो उससे कहने लगते हैं कि इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर आने वाले समय में जरूर से तुम्हारे फ्यूचर कंपेनियंस बनेंगे, इसीलिए मैं यही कहूंगा कि सबसे जरूरी तुम्हारे लिए है कि तुम जाकर यहाँ पर अपने दोस्त बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे दोस्तों से बढ़कर कोई भी कमाई नहीं होती। जब बाइली तुमिंग माइक को बुला रहा था तो फिर माइक की नजर जाती है कि अचानक से ही यहाँ पर ये जितने भी बंदे हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, मानो जैसे ये सभी के सभी यहाँ पर बेहोश होते जा रहे हो। कैप्टन कहता है कि माइक अभी भी और भी कई सारी चीजें ऐसी रह गई हैं जो कि हमें साथ में मिलकर करनी है, लेकिन अभी उनका सही समय आया नहीं है। यहाँ तक कि अब तो माइक की बॉडी भी अनकॉन्शियस होने लगती है। कैप्टन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मजे करोगे। अब तो माइक के साथ साथ यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट ही बेहोश हो गए थे, जिसके बाद फिर अपने आप ही खिड़कियां दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाती है यहाँ की रेड लाइट, जहाँ पर अब हम आता हुआ देख पाते हैं उस शेफ को। ये कहने लगता है कि वाकई में मैंने पिकल तो 1 नंबर का बनाया था, चलो कम से कम मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं गई। इसके बाद हम यहाँ पर आते हुए और भी कई सारे बंदों को देख पाते हैं जो सभी के सभी इन स्टूडेंट्स के साथ में कुछ करने वाले थे। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है हमारे हीरो माइक को, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को बाकी लोगों के साथ में पाता है जंगल के अंदर। सभी लोगों के बॉडी के ऊपर 35 केजी की वेस्ट भी लगी हुई थी। जिसके बाद मेगाफोन्स के जरिए उन सभी को ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है और इन लोगों को क्या करना है, क्योंकि फिर तभी आसमान में से उड़ते हुए आ जाते हैं काफी सारे ड्रोन। चीफ ये कहने लगते हैं कि गुड मॉर्निंग सभी के सभी न्यू रिक्रूट्स, आज तुम लोगों की ट्रेनिंग का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है, जिसके लिए तुम सभी लोग एकदम ही तैयार हो जाओ। जिसके बाद फिर काउंटडाउन स्टार्ट किया जाता है और इन लोगों को ये बताया जाता है कि ये असल में जीनान माउंटेन की एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग है, जिसका टाइमर यहाँ पर तुरंत ही स्टार्ट भी कर दिया गया था। और ये जो ड्रोन्स होते हैं उनके अंदर से काफी सारे कलरफुल बॉल से हमला किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये सभी के सभी न्यू रिक्रूट्स भागने लग जाते हैं, अपने आप को बचाने लग जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से भागते हुए जा रहे थे तो इन लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारी इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद है, जिसके लिए तुम सभी लोगों को इस पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को पार करना होगा, जो कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि इसके बीच में इतने ज्यादा खतरनाक ऑब्स्टेकल्स आएंगे कि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आधे से ज्यादा लोग तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। विनर उसी को घोषित किया जाएगा जो कि सबसे लास्ट में मौजूद फ्लैग तक पहुंच जाएगा। जब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे तो उन्हें बताया जाता है ट्रेनिंग का रूल नंबर 1, जो कि यह है कि ट्रेनिंग के स्टार्ट होने के 3 घंटे बाद तक कोई भी ड्रोन को टच भी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो ड्रोन को हाथ भी नहीं लगाएगा। यहाँ पर तुम लोग केवल एक ही काम कर सकते हो इन ड्रोन के हमलों से खुद को बचाने के लिए, जो कि यह है कि भागो और अपनी जान लगा के भागो, क्योंकि ये पूरा का पूरा माउंटेन भी रुइंस से ढका पड़ा है। तुम लोग चाहकर भी यहाँ पर अपने फॉरबिडन रुइंस की पावर को एक्टिवेट कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आज तुम लोगों को जो भी करना है, जैसे भी करना है, अपनी फिजिकल बॉडी के दम पे ही करना होगा। अली तुमिंग तो भाग भी नहीं पा रहा था, वो बार बार नीचे गिर रहा था। माइक भी भागते हुए एक काफी खतरनाक जगह पे पहुंच जाता है, और जब बाइली तुमिंग के ऊपर कई सारे ड्रोन्स हमला करने वाले होते हैं तो फिर उसको बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है उसकी फेवरेट मोली। लोगों को ये बताया जा रहा था कि तुम लोगों की बॉडी के ऊपर करीबन 35 केजी का एक्स्ट्रा वेट डाला गया है, पूरी जर्नी में तुम लोगों की बॉडी के ऊपर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो युवान होता है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था माइक को। तभी हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी न्यू रिक्रूट ड्रोन से होने वाले हमलों से 5 बार हिट हो जाता है तो उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जहाँ पर एक बंदा युवान के सामने एलिमिनेट हो भी चुका था। तभी हम तुमिंग को देखते हैं जिसके हाथ को पकड़ के खींचती हुई ले जा रही थी मोली, लेकिन तुमिंग तो उसके ख्यालों में ही खो गया था। वो कहने लगता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यहाँ तक उसने तो इस डरावने मंजर के अंदर भी ख्यालों को देखना शुरू कर दिया था। ये बताया जाता है कि जो भी पहला इंसान होगा जो कि सबसे पहले फ्लैग के पास में पहुंचेगा, वो इस एक्सट्रीमली हार्ड ट्रेनिंग सेशन का विनर घोषित कर दिया जाएगा। तुमिंग और मोली दोनों ही एक कार के पीछे छुप जाते हैं। तो मोली तुमिंग से कहते हैं कि क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? तो तुमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें ड्राइव कर सकता हूँ। तो मोली उससे कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे, और वो खुद ही कार को ड्राइव करने लगती है। इसके बाद अब ये दोनों के दोनों काफी तेजी के साथ में जाना भी शुरू कर दिए थे, और फिर वहीं हमें रास्ते में दिखाया जाता है शैन किंगजू को, जो कि छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा था। तभी एक लियांग नाम के बंदे से कहा जाता है कि हमें ये बताओ कि तुमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा घटिया चीज क्या की है। ये लियांग नाम का बंदा एक्चुअली में एलिमिनेट हो चुका था, इसी वजह से उसको पकड़ के उसके साथ में ये सारी की सारी चीजें की जा रही
थी। तो लियांग ये बताने लगता है कि एक समय था जब मैंने अपने मुंह में बल्ब को डाल लिया था और चाहकर भी उसको बाहर निकाल ही नहीं पाया। जो बात सुनते हैं यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि अच्छा तो फिर इसके बाद में क्या हुआ। लियांग कहता है कि उस लड़की ने मुझे देख लिया था जिसको मैं अपने क्रश मानता था, तो मैंने कपड़े से अपने मुंह को ही ढक लिया। वो इतने जोरों के साथ में हंस रही थी कि मेरी उस समय पर जो बेइज्जती हुई थी वो आज तक कभी भी नहीं हुई। वो मुझे ऐसी हालत में देख के इतनी ज्यादा डर गई थी, उसके तो आंसू ही निकलने लगे थे। तो वो ऑफिसर्स कहते हैं कि फिर हमें बताओ आखिर तुमने उस बल्ब को बाहर कैसे निकाला अपने मुंह से। यंग बताता है कि इस बल्ब को निकालने के लिए डॉक्टर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और उस रात मुझे अपने पिता से इतनी ज्यादा मार भी पड़ रही थी। इसके बाद पर सभी के सभी न्यू रिक्रूट बहुत ही जोरों के साथ में हंस रहे थे। तो लोगों से ये कहा जाता है कि अगर तुम लोगों ने इस श्रृंखला को पार नहीं किया तो तुम्हारे साथ में भी यही सेम घटना घटित होगी। तभी हम माइक को देख पाते हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए पानी में से होकर जा रहा था। कहने लगते हैं कि इस रेस को जीतने के लिए तुम लोगों को चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े उसको करते जाओ, लेकिन इस रेस को जरूर से जीत के दिखाओ। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है सबसे पहले माइक को, जो कि अब पहुंच चुका होता है अपने स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर और वहाँ पर हमें सामने दिखाई जाती है मून गॉडेस। माइक की जो हालत होती है वो सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वो अपने आप को ड्रोन से बचाते हुए भाग रहा था और वो इस दौरान चाहकर भी अपने फॉरवर्डिंग रूइंस की पावर्स को यूज भी नहीं कर सकता, जिससे कि माइक भागते हुए मदर गॉडेस के सामने से होकर जाने लगता है, जो इस बात को समझ भी नहीं पाती कि आखिर माइक को हुआ क्या। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक को, जो कि उन ड्रोन से खुद को बचाते हुए भाग रहा था। उसको भागते हुए काफी समय हो चुका था, इसी वजह से अब तो उसकी बॉडी भी एग्जॉस्ट होना शुरू हो गई थी। तभी उसको अपने सामने से आते हुए और भी कई सारे ड्रोन्स नजर आते हैं, जिनसे खुद को बचाने के लिए माइक काफी नीचे छलांग को मार गया था। और फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है युवान को, जो कि ढूंढ तो रहा था माइक को। तभी माइक उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि आसमान में काफी सारे ड्रोन्स इंतजार कर रहे होते हैं लोगों पर हमला करने के लिए। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है सीरीज के काफी बैडएस कैरेक्टर, जो कि होता है शैन किंगजू, जो कि अपनी टीम के साथ में बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। वो ये कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरे ही पीछे आओगे। और शैन किंगजू वाकई में काफी बेहतर लीडर बना है। हम देख पाते हैं कि बिना फॉरवर्डिंग रूइंस की पावर के भी शैन किंगजू बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। साथ ही साथ फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है बाइली तुमिंग और मोली को, जो कि कार में बैठे हुए काफी तेजी के साथ में ट्रेवल कर रहे थे। जिसके बाद फिर हम शैन किंगजू को देख पाते हैं, जो कि काफी सारे ड्रोन्स को चकमा दे के पहुंच चुका होता है वापस से अपने साथियों के पास में। लेकिन तभी उनमें से एक बंदे को एक पेड़ के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो रुक के उसी चीज को ही देखने लगा था। अभी फिर हम देख पाते हैं मोली और बाइली तुमिंग की गाड़ी को, जो कि गलती से चढ़ जाती है एक लैंड माइन के ऊपर। इसकी ब्लास्ट होने की वजह से उनकी गाड़ी तो खत्म हुई ही थी, साथ ही साथ बाइली तुमिंग और मोली दोनों के दोनों हवा में उड़ गए थे। और ये सारी की सारी प्लानिंग बना के रखी हुई होती है चीफ ने। वो कहने लगते हैं कि अब जंगल के अंदर बचे हुए हैं केवल 20 रिक्रूट्स, यानी कि अब थोड़े ही समय में ये सारा का सारा खेल भी खत्म होने वाला था। तभी चीफ कहने लगते हैं कि अब इन सभी लोगों को फाइनल टेस्ट भी दे दो, जिसके लिए वो ऑर्डर देते हैं मिस्टर गैंडिंग को। तो मिस्टर डिंग जाते हैं और अपने नए प्रोग्राम को तुरंत स्टार्ट भी कर दिए थे। और ये प्रोग्रामिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि फिर तभी हम अगले ही सीन में एक बंदे को देख पाते हैं, जो कि अपने आप को बचाते हुए एक काफी ऊंची चट्टान पे चढ़ गया था। लेकिन ये इतना बड़ा पहाड़ अचानक से ही कोलैप्स करने लगता है। और दूसरी तरफ हम मोली को देख पाते हैं, जो कि कार के साथ में नीचे गिर रही थी। साथ ही बाइली तुमिंग वहीं पे लटक चुका था, जिसकी जान भी खतरे में आ गई थी और वो चाहकर भी मोली को बचा नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने ही मोली गिर जाती है खाई में। जब बाइली तुमिंग खुद भी नीचे गिरने वाला था, तो उसको बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुका होता है माइक, जहां पर उन लोगों के साथ में काओ युआन भी होता है। और वो ये कहने लगता है कि अब हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है और इंस्ट्रक्टर्स जो हमें चुनौतियां दे रहे हैं उनका तो लेवल बढ़ते ही जा रहा है। तुमिंग कहने लगता है कि तुम सबको छोड़ो, मुझे सबसे पहले मोली के बारे में बताओ कि आखिर उसका क्या होगा। तभी माइक कहने लगता है कि देखो अब यहाँ का सारा नजारा ही बदल रहा है। हम सभी ने देखा है कि वो पानी में गिरी है, इसी वजह से वो एकदम ठीक होगी। लेकिन फिर तभी इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं काफी सारे ड्रोन, जिसकी वजह से माइक और युआन तो भागने ही लगे थे और उन्हीं के पीछे भागने लगता है बाइली तुमिंग। और वो ये कहने लगता है कि मोली एक बहुत ही अच्छी पार्टनर बन सकती है, ऊपर वाले इतनी कृपा करना कि वहाँ पर पानी हो। लेकिन तुमिंग के पैर तो भागने में भी ठीक तरीके से काम तक नहीं कर रहे थे। इसके बाद फिर हम शैन किंगजू की टीम वालों को देख पाते हैं, जिनमें से एक बंदे को यहाँ का नक्शा मिल चुका था। लेकिन जैसे ही वो अपने चारों तरफ देखता है, उसे तो कोई भी नजर तक नहीं आता। वो एकदम से ही घबरा चुका था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी टीम के बाकी के लोग कहाँ पर गए। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में देख पाते हैं शैन किंगजू को। शैन किंगजू भागते हुए अपने साथियों से कह रहा था कि हम लोगों को जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचना ही होगा। वो अपने साथी को ढूंढने के बारे में भी बात कर रहा था। लेकिन फिर तभी अचानक से ही उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए इन लोगों ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन अब भागते हुए ट्रेवल करते हुए रात भी हो चुकी थी और सभी रिक्रूट्स में से केवल बचे हुए होते हैं 9 रिक्रूट्स, जो कि वाकई में सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। मोली को हम देख पाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होती है और वो पानी में डली हुई थी। चीफ इन सभी लोगों को
बता रहे थे कि तुम लोग अपने सामने देख सकते हो माउंट शूनान को, लेकिन जिस माउंट के अंदर तुम लोग हो वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला। ये एक ऐसा एंडलेस लूप है जहाँ पर तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए भी फंसे रह सकते हो। माइक के पीछे पीछे युआन और बाइली तुमिंग दोनों ही तेजी के साथ में जा रहे थे। तभी हम शैन किंगजू को देख पाते हैं जो कि अपने साथी से ये कह रहा था कि तुम आगे जाओ और रास्ते को खोज निकालो, आगे जैसा भी रास्ता है उसके बारे में पता करके तुम मुझे बताओगे। जिससे कि वह बंदा तुरंत यहाँ से काफी तेजी के साथ में आगे जाने लगता है। लेकिन तभी शैन किंगजू का एक साथी उससे ये कह रहा था कि भाई मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं और ज्यादा दौड़ नहीं पाऊंगा। तो किंगजू कहता है कि ठीक है, फिर तो तुम्हें अपने आप को यहीं पर ही छुपाना होगा। वो अपने पीछे यहाँ पर आने वाले सभी के सभी ड्रोन्स को लगा लेता है, जो कि वो अपने टारगेट को लॉक करने के लिए लेजर लाइट को भी एक्टिवेट कर चुके थे। तभी एक काफी खतरनाक लॉन्चर जाके हिट होने वाला होता है शैन किंगजू से। इसको बचाने के लिए उसका एक साथी उसके सामने आ चुका था। लेकिन चीफ ये कह रहे थे कि तुम लोगों का मेहनत करना व्यर्थ में ही चला जाएगा, क्योंकि तुम लोग एक ऐसी जंग को लड़ रहे हो जिसको जीतना नामुमकिन है। वो जो बंदा वहाँ पर आया होता है वो तो अब एलिमिनेट ही हो जाएगा। चीफ कहने लगते हैं कि तुम लोगों के पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, फिर आकर क्यों भाग रहे हो। इसके बाद फिर हम उन सभी के सभी लोगों को देख पाते हैं जो कि एलिमिनेट हो गए थे, और इनका भी वही हश्र किया जाएगा जो कि लास्ट एपिसोड में उन बंदों का हुआ था जो कि एलिमिनेट हुए थे। चीफ कहने लगते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के जवाब अलग अलग होने चाहिए, भले ही सवाल एक जैसा क्यों ना हो, क्योंकि ये पनिशमेंट अब किसी भी तरीके से रुकने वाली नहीं थी। यहाँ पर इक्वालिटी का पूरी तरीके से ख्याल भी रखा जाता है, किसी को भी नहीं बख्शा जाता। ये सारा का सारा नजारा अपनी आंखों से एंजॉय कर रहे थे चीफ। इसके बाद फिर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि अपने आप को बचाने के चक्कर में अपने ही पैर को तोड़वा लिया था। इसकी वजह से अब वो चाह के भी चल नहीं पाएगा और एलिमिनेट भी हो जाएगा। लेकिन तभी उसको बचाने के लिए वहां पर सामने आ जाता है शैन किंगजू, क्योंकि उसके पास में अभी फॉरबिडन रूइंस की पावर ना होते हुए भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो अकेले ही यहाँ पर ड्रोन्स को उड़ाते जा रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी डाजिया सिटी के अंदर एक गैंगस्टर टीम का लीडर है। इसी वजह से वो अकेले ही इतनी पावर को तो रखता ही है, वो ऐसे छोटे मोटे ड्रोन्स को तो आसानी के साथ में फोड़ के रख दे। उसने पहले भी ऐसे कई सारे बंदों को फोड़ के रखा है जो कि दूसरों को बुली करते हैं। मानो जैसे शैन किंगजू पूरी जिंदगी से ऐसे ही किसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। शैन किंगजू तो एक नॉर्मल से स्कूल का नॉर्मल से स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन ये देखा गया कि शैन किंगजू अकेले ही दसों लोगों से फाइट कर रहा है। इसकी एबिलिटी को देख के बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि ये कोई नॉर्मल सा लड़का है। इसकी वजह से उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि फिर उसके बाद तो शैन किंगजू को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का भी मौका तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से फिर शैन किंगजू ने एक गैंगस्टर टीम को ज्वाइन कर लिया पार्ट टाइम के तौर पर। उसने यहाँ पर जिस बंदे को बचाया होता है वो एक्चुअली में उसकी टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, क्योंकि शैन किंगजू के ही जैसे वो भी एक ऑर्फन ही है। शैन किंगजू हमेशा ही उन लोगों की हेल्प करता है जो कि उसके जैसे होते हैं। लेकिन तभी हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसने नीचे गिरते ही अपनी टांग तोड़ ली थी। किंगजू के बारे में बताया जाता है कि हाँ, कभी कभी उसको बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा भी आता है, लेकिन उसके जैसा केयर करने वाला बंदा भी कहीं पर नहीं मिलेगा। किंगजू कहने लगता है कि इन इंस्ट्रक्टर्स की बातों को सुनकर रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरे भाई हो, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान आखिरी सांस तक बचाऊंगा। चलो आ जाओ और साथ में मिलकर एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसको देख के इंस्ट्रक्टर्स की भी रूह कांप जानी चाहिए। यहाँ पर सभी के सभी लोगों की नजरें टिक चुकी होती है शैन किंगजू के ऊपर, यहाँ तक कि चीफ भी उसी को ही देख रहे थे, माइक को छोड़ के। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है बाइली तुमिंग, युआन और माइक को। स्पीकर्स के जरिए शैन किंगजू से यह पूछा जाता है कि आखिर तुम हमेशा ही अपने आप को एक निर्दयी इंसान साबित क्यों करना चाहते हो, जबकि तुम तो वैसे हो भी नहीं। शैन किंगजू कहने लगता है कि वो तो तुम लोगों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। अभी हम तुमिंग को देखते हैं, वो कहने लगता है कि मुझे तो ये बंदा अभी तक समझ में भी नहीं आया, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी और कैसे भी कर देता है। तभी वो युआन से कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर इतने महीने कैसे बिता दिए। तो काओ युआन कहने लगता है कि भाई मैं तुम्हें उस वक्त के बारे में बता नहीं सकता। तुमिंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, उस वक्त पर जो तुम पर गुजरी होगी वो बताने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये तीनों के तीनों जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ पर तो अब डेड एंड आ चुका था, क्योंकि अब इन लोगों के सामने कोई भी रास्ता होता ही नहीं है। जो चीज देखकर बाइली तुमिंग तो वहीं पर लौट जाता है और ये कहने लगता है कि नहीं, अब मैं और बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। लेकिन फिर तभी लोगों को आवाज आने लगती है ड्रोन्स की। इनको देखते ही बाइली तुमिंग खड़ा हो जाता है और वो ये कहने लगता है कि मेरे प्यारे भाइयों, लोग यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान को बचाओ। वो सोचने लगता है कि वो आज अपना सेक्रीफाइस देके अपने दो दोस्तों की जान को बचा लेगा। लेकिन काओ युआन और माइक ऐसा होने नहीं देते, बल्कि वो तो उसको उठा के ही भागने लगते हैं। तुमिंग कह रहा था कि प्लीज मुझे एलिमिनेट हो जाने दो, मुझे जाने दो। जहाँ पर तभी माइक को अपने सामने एक गुफा नजर आती है, तो वो काओ युआन से कहता है कि हम लोगों को उसी के अंदर ही जाना चाहिए। इसीलिए ये दोनों ही अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और वो भी बाइली तुमिंग को टांगे हुए, जिनके ऊपर सभी के सभी इंस्ट्रक्टर्स की नजर होती है और उन्हें ये पता लग जाता है कि फाइनली माइक, युआन और बाइली तुमिंग तीनों के तीनों क्रॉस करने वाले हैं जीनान माउंटेन को। ये तीनों उस गुफा के अंदर जाकर थोड़े समय के लिए आराम करने लगते हैं। फिर यहाँ पर युआन माइक से ये कहने लगता है कि भाई मुझे माफ करना, लेकिन मैं
ह्यूमन फिजिकल बॉडी के लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। अगर मैं मर गया या फिर अनकॉन्शियस हो गया तो मेरी बॉडी दोबारा से वैसे ही हो जाएगी। फिर तुम ही जानते हो कि तुम्हारे और बाकी लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करूँ। भाई प्लीज मुझे माफ करना, अब मैं और ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर माइक उससे कहने लगता है कि तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी हेल्प से अपने सभी पापों को धोना चाहते हो, इसलिए आकर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। युवान माइक से कहने लगता है कि मैंने आज तक कभी भी दोस्त नहीं बनाए। माइक भी कहता है कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ। युवान कहता है कि फिर भी मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ, तुम लोगों के साथ में रहना मुझे पसंद है। हाँ मैं जानता हूँ कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कुछ ज्यादा ही अजीब है, लेकिन मुझे ये भी पसंद है। जब मेरी उम्र 6 साल की थी तब मैं अपने आप को डुबा के मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे आज भी वो मंजर बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, और अगर मैं उस समय पर मर गया होता तो मैं कभी भी वापस से अपने गांव में तो जा ही नहीं पाता, और मैंने जमीन से वो हथियार भी ना उठाया होता जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने इन्हीं हाथों से 6 साल की उम्र में सैकड़ों लोगों को काट के रख दिया था। उसे भी ये पता होता है कि हाँ उस समय पर वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं पाया था, इसीलिए उससे ये कहा जाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। युवान खुद ये सोच रहा था कि अगर उससे ये सारी की सारी चीजें पूछी गई तो वो दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। माइक कहने लगता है कि ठीक है, इस मोटे को यहीं पे पड़ा रहने दो और मरा हुआ घोषित कर दो। इसी की तुमिंग तुरंत ही उठ जाता है और ये कहने लगता है कि भाई मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम आखिर मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। माइक कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सामने ड्रामा कर रहे थे। अभी हम तुमिंग के पास में रखे हुए कुछ गन्स को देख पाते हैं जिनके बारे में वो ये कहने लगता है कि वो लोग इनको वापस नहीं ले पाए थे, इसीलिए वो इन दोनों ही गन्स को दे देता है अपने दोनों ही दोस्तों को, और वो कहने लगता है कि अब आएगा इस सफर में और भी ज्यादा मजा। और वाकई में होने भी कुछ ऐसे ही वाला है कि यहाँ पर चारों तरफ ही सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स मौजूद होते हैं। वाइली तुमिंग तो चिल्लाते हुए उन सभी को अपनी तरफ ही बुला रहा था। यहाँ से माइक बाहर निकल जाता है और युवान तो वहीं पर ही बैठ जाता है, जिसको चारों तरफ से ही काफी सारे ड्रोन्स ने घेर लिया था। हम देख पाते हैं कि माइक के दोनों ही दोस्तों ने अपना अपना सेक्रीफाइस दे दिया ताकि वो उसको जिता सके। तुमिंग के ऊपर अटैक हो रहे थे, वो कहने लगता है कि माइक तुम्हें जीतना ही होगा। इसकी वजह से माइक ने उसी गुफा के अंदर अपनी काफी ज्यादा स्पीड को बढ़ा दिया था। माइक ये सोच रहा था कि उसको केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ही डिपेंडेंट रहना होगा, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी गॉडली रूइंस की पावर को यूज नहीं कर सकता, जिससे कि वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा चुका था, जिसके ऊपर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी इंस्ट्रक्टर्स की नजर भी थी। जितने भी रिक्रूट्स बचे हुए थे उन सभी के ऊपर नजर रखी जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर बचा हुआ होता है केवल और केवल माइक, जो कि अब इस बार काफी तेजी के साथ में बढ़ रहा था फिनिश लाइन की तरफ। सभी लोगों को इस बात की उम्मीद भी थी कि जरूर से माइक के पास में मौका है जीतने का। चीफ ने तो ये पहले ही कह दिया था कि तुम्हें सीधे ही बढ़ते जाना है किसी भी हाल में। माइक जब यहाँ से आगे बढ़ रहा था तो फिर वो ये सोचते हुए जाता है, यहाँ का ये जो एरिया नजर आ रहा है वो तो एकदम उसके घर के ही जैसा है। वो सोचने लगता है कि जैसा कि चीफ ने कहा था कि ये लोग कभी भी इस आइलैंड के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए माइक को पहुंचना होगा अपनी लिमिट्स तक, क्योंकि अब केवल अपनी ही ताकत के बल पर वो पहुंच सकता था फिनिश लाइन पर। चीफ ये कहने लगते हैं कि अगर सच में ऐसा ही होने वाला है जैसा कि हम लोगों को लगता है, तो फिर हमें पहले से ही फिनिश लाइन पर पहुंचकर इंतजार करना होगा इस लड़के का। लेकिन फिर तभी अचानक से ही लोगों को इस बात की रिपोर्ट मिलती है कि जहां पर माइक दौड़ लगा रहा था, अचानक से ही उसकी लोकेशन तो डिसअपीयर भी हो गई, और ऐसा तो आज तक कभी भी हुआ ही नहीं था। आखिर आर्मी बेस कैंप में कोई भी ग्लिच कैसे हो सकता है? इसलिए इन लोगों ने सभी के सभी ड्रोन्स को लगा दिया होता है उसी लोकेशन पर जहां पर माइक भाग रहा था। तो बात तो चीफ को भी समझ में नहीं आती कि आखिर माइक गया तो गया कहां पर, जैसे कि वे सभी के सभी ड्रोन्स उसी तरफ ही जाने लगते हैं। माइक को देख पाते हैं काफी तेजी के साथ में गुफा के अंदर भागते हुए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक काफी मिस्टीरियस सा बंदा मौजूद था, जिसकी प्रेजेंस के बारे में माइक को तुरंत ही पता लग चुका होता है। इसको देखते ही माइक कहने लगता है कि अब आखिर तुम कौन हो? तो वह बंदा बताने लगता है कि मैं हूँ असल में एंशिएंट गॉड चर्च से, और मुझे एक्चुअली में बुलाते हैं मास्टर जीयू शीट का ओनर, और मेरा असली नाम है लूलियांग। जो कि अब तुरंत ही भागने लगा होता है माइक की तरफ, जो कि अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स को भी यूज कर रहा था। जब वो माइक की तरफ बढ़ रहा था तो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे अगर चाहो तो अपना बाप भी बुला सकते हो। जिसने अचानक से ही जाकर अपना एक काफी पावरफुल पंच हिट कर दिया होता है माइक के ऊपर, जिसे एक पंच ने ही वाकई में माइक की काफी बुरी हालत कर दी थी, क्योंकि अभी उसके पास में उसकी फॉरवर्डन रूइंस की पावर होती ही नहीं है। माइक जैसे उठा होता है तो लूलियांग ने एक किक भी हिट कर दी होती है उसके फेस के ऊपर, जिससे कि माइक सीधा जाके टकरा गया था एक चट्टान से। जब लूलियांग माइक के सामने से आता है तो माइक ये सोच रहा था कि आखिर ये बंदा यहाँ पर फॉरवर्डन रूइंस की पावर को यूज कर भी कैसे रहा है। अपने कुछ और अटैक किए होते हैं जिसकी वजह से माइक थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। लूलियांग माइक की ऐसी हालत को देखकर उससे ये कह रहा था कि मैंने तो सुना था कि तुम डिवाइन एजेंट हो सेरेफ माइकल के, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि एक डिवाइन एजेंट इतना कमजोर कैसे हो सकता है। कहीं गॉड माइकल ने किसी गलत बंदे को चूज तो नहीं कर लिया। इसके तुरंत ही बाद अब जैसे ही अटैक करने के लिए आ रहा था माइक के ऊपर, तो फिर अचानक से ही उसके सामने आ जाती हैं हजारों की तादाद में बैट्स, जिनके बीच में फंस चुका होता है लूलियांग, और माइक अपने
अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन ये ट्रिक इतना अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि माइक को खुद को बचाना पड़ा था उसकी बहुत ही हार्ड किक से। इसके तुरंत बाद अब इन दोनों के ही बीच में शुरू हो जाती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जैसे माइक उसके हमलों को डॉज तो कर देता है, लेकिन लू लियांग ये कहने लगता है, बच्चे क्या तुम्हें केवल इतना सही करना आता है? मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि गॉड शेरिफ माइकल का एजेंट इतना ज्यादा कमजोर होगा। और उसने जैसे ही अचानक से काफी सारी नाइफ से माइक के ऊपर हमला किया था, तो माइक अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन लू लियांग तो बहुत ही ज्यादा चालाक है क्योंकि वो उसके ऊपर जाके एक बहुत ही तगड़ा हिट कर देता है माइक को, जिसकी वजह से माइक सीधा जाके टकरा जाता है जमीन से। और इन सारी चीजों का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है मदर गॉडेस के पास में, क्योंकि तभी हम देख पाते हैं कि जमीन से काफी सारी टहनियां निकलती हैं जो कि माइक को जकड़ने लगती हैं, जिनको अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा था लू लियांग। वो यहाँ पर एकदम ही बैडेस्ट स्टाइल में अपनी सिगरेट को जलाता है और उन्हीं टहनियों को अपनी सीढ़ी बना के पहुंच जाता है माइक के सामने। माइक काफी कोशिश करता है वहां से निकलने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। लू लियांग कह रहा था कि बच्चे जरा कुछ तो बोल दो। हाँ, मुझे शांत लोग पसंद है, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम कुछ बोलना नहीं चाहते तो मेरी बात को कान खोलकर सुनो, जो कि ये है कि मेरी बात को मानो और हमारे चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे डिवाइन एजेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। माइक उससे कहने लगता है कि तुमने अभी जितनी पावर को यूज किया है उससे तो मेरा बच्चा भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसने लू लियांग को अपने आप से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से लू लियांग गुस्से में आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। इसकी वजह से उसने माइक को और भी ज्यादा जोरों के साथ में जकड़ लिया होता है, यहाँ तक कि वो तो उसकी बॉडी में अपनी टहनियां चुभाते हुए उसे इंजर्ड भी करने लगता है। यहाँ तक कि वो जैसे ही एक डेडली अटैक करने वाला था, तभी हमें दिखाया जाता है मदर गॉडेस को, जिसको उन्होंने एक पॉट के तौर पर रखा हुआ था। वो कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे गिर सकते हो। उसको सहलाते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज अपने आंसू मत बहाओ और रो भी मत। मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मैं तुम्हें एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें बहुत ही जल्दी नींद आ जाएगी। जिसके लिए वो अपनी एक बुक को भी निकाल लेती है। जिसके बाद फिर हम माइक को देख पाते हैं जिसकी बॉडी में जैसे ही काफी सारी टहनियां घुसाई जा रही थी। उसको तो एकदम ही एक्सट्रीम लेवल का पेन होना शुरू हो गया था। तभी फिर मदर गॉडेस एक स्टोरी सुनाने लगते हैं एक बियर की, जिसने चलते और सफर करते हुए ढूंढा होता है एक स्टार को। वही स्टार एक्चुअली में जाके समा जाता है माइक की बॉडी में। मदर गॉडेस ये कहने लगती है कि ये स्टार हमेशा ही पूरी जिंदगी तुम्हारी हेल्प करेगा। मदर गॉडेस कहने लगते हैं कि क्या तुम स्टार्स की ताकत को जानना चाहते हो कि आखिर ये कहां से आते हैं और ये क्या कर सकते हैं। ये सभी के सभी स्टार्स आसमान में मिलके बनाते हैं एक बियर को, जिसकी पावर अब आसमान में ही एक्टिवेट हो गई थी, जिसका एक बहुत ही तगड़ा अटैक होता है उसी गुफा के अंदर। हम स्टार्स के पावर से बने हुए एक बियर को देख पाते हैं, जिसने जमीन के ऊपर एक इतना तगड़ा अटैक कर दिया था कि लू लियांग को भी इसकी औकात पता चल जाती है। मदर गॉडेस ये बता रही थी कि ये स्टार्स वाला बियर हमेशा अच्छे लोगों की हेल्प करने के लिए ही आता है, जो कि लू लियांग के ऊपर अपने काफी तगड़े तगड़े पंचेस को हिट भी कर रहा था। इसको संभालने में और रोकने में तो लू लियांग की हालत ही खराब होने लगती है। मदर गॉडेस ये बताती है कि जैसे जैसे ये स्टार्स चलते हैं वैसे ही चलता है ये बियर। इनके आगे बढ़ने के साथ साथ इसकी पावर्स भी बराबर ही बढ़ती हैं। एकदम ही घूमता है हमारी आकाश गंगा के जैसे, मानो जैसे उसके पास में स्टार से बनी हुई एक बोट हो। मदर गॉडेस ये बताने लगती हैं कि ये बोट हमेशा ही उस बियर को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है, और वो बियर भी एक्चुअली में लू लियांग के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी फिर लू लियांग ने अपने काफी खतरनाक अटैक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसने केवल एक ही अटैक के साथ में उस बियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मदर गॉडेस ये कहती हैं कि जब ये ताकतें तुम्हारे पास में आ जाएंगी तो वो तुम्हारे घर का दरवाजा खोलेंगी, जिस दरवाजे को तुम्हें खुद से ही खोलना होगा, क्योंकि फिर वो बियर तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन तभी लू लियांग ने अपनी कुछ डार्क एनर्जीज को यूज किया होता है माइक को फंसाने के लिए। वो अब यहाँ पर माइक को चारों तरफ से ही घेर चुका था, लेकिन हम देख पाते हैं कि माइक की बॉडी में तो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आ गई थी। गॉडेस मॉम बता रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम हारोगे नहीं। जिस मोमेंट पर तभी लू लियांग अपने सभी के सभी थॉर्न्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि अब एक साथ यहाँ पर हिट होने वाली होती है माइक से। मदर गॉडेस से बताती है कि बिग बियर की ताकत को कभी भी कम मत समझना, अपने एक कदम को आगे बढ़ाना, तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि फिर तभी हम आसमान में से आते हुए काफी सारे फॉलिंग स्टार्स को देख पाते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर हजारों में होती है। लू लियांग जब माइक को मारने वाला था तो उसको रियलाइज हो जाता है कि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है, और ये स्टार्स तो यहाँ पर एकदम पानी के जैसे बरसने लगे थे। लू लियांग ने माइक को मारने के लिए जितने भी थॉर्न्स को एक्टिवेट किया था, तो वो सभी के सभी स्टार्स के हिट होने की वजह से खत्म ही होने लगते हैं। यहाँ तक कि उससे बचने के चांसेस तो लू लियांग के पास में भी नहीं थे। और जब ये स्टार्स बरस रहे होते हैं, हमें उसी के बीच में दिखाई जाती है बियर की परछाई, जो सारी की सारी ताकत अब समा चुकी होती है माइक की बॉडी के अंदर। इसकी वजह से उसकी बॉडी भी थोड़ी सी बियर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसके बाद फिर उसने यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर दिया होता है लू लियांग के ऊपर, जिसके वजह एक अटैक ने ही लू लियांग के जबड़े को तक हिला के रख दिया था। अब लू लियांग तो चाहकर भी उसके ऊपर हिट नहीं कर सकता, क्योंकि माइक के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गए थे। माइक का पावर लेवल पहले
पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से उसका केवल एक एक हिट ही लू लियांग को फोड़ने के लिए काफी था, जिसको पूरी तरीके से हराने के बाद अब माइक की बॉडी से वो बियर का ट्रांसफॉर्मेशन भी हट जाता है। इसके बाद फिर लू लियांग माइक के सामने आता है और ये कहने लगता है कि हाँ, अब मैं मानता हूँ कि तुम हो एक गॉड के एजेंट। लेकिन फिर तभी यहाँ से लू लियांग की बॉडी डिसअपियर हो जाती है। इसको देखते ही माइक समझ गया था कि ये तो एक्चुअली में बना हुआ था एक प्रोजेक्शन से, जो कि टुकड़ों में बट के जैसे ही माइक के ऊपर गिरता है तो माइक की कॉन्शियसनेस अचानक से ही पहुंच जाती है गॉड्स की एंशिएंट चर्च में, जिसको देखकर फिर यहाँ के गॉड्स ये कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशंस माइक, तुमने उस दौर को पार कर लिया जो कि हम तुमसे कराना चाहते थे, क्योंकि हमारे चर्च को ढूंढना किसी भी डिवाइन एजेंट के बस की बात नहीं थी। हम पहली बार ये देख रहे हैं कि कोई बिना इजाजत के हमारे एंशिएंट गॉड के चर्च में आया हो। जिस प्रोजेक्शन को तुमने डिफीट किया है उसकी वजह से कुछ समय के लिए तुम यहाँ पर आ पाए हो, क्योंकि जो लू लियांग होता है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ के जो लीडर होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि लू लियांग तुम्हारे साथ में केवल एक फ्रेंडली नेगोशिएशन ही कर रहा था। मैं अपने इस एंशिएंट गॉड चर्च के अंदर तुम्हारा स्वागत करता हूँ और तुम्हें हमारे एंशिएंट गॉड्स के चर्च को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम्हें अभी तक हमारी ताकत का अंदाजा तो लग ही गया होगा, क्योंकि हम सभी के सभी पूजते हैं केवल अपने 3 गॉड्स को, जो कि हमें ताकत प्रदान करते हैं, जो बढ़ते समय के साथ में हमें अनंत ताकत से नवाजेंगे। जैसे ही कुछ और बोलने वाला होता है तो फिर तभी अचानक से ही माइक ने अपनी गन निकाली होती है और उन तीनों ही गॉड्स के ऊपर गन से शूट भी कर दिया था। जो नजारा देख के यहाँ पर जितने भी गॉड्स होते हैं वो सभी के सभी शॉक रह गए थे। वैसे किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। अभी माइक कहने लगता है कि ठीक है, अब अच्छे से बात कर लेते हैं। मेरी नजर में ना तो तुम कुछ हो और ना ही तुम्हारे ये 3 गॉड्स। तुम मुझे ऐसे विलेन लगते हो जो कि अपने आप को खत्म कराना चाहते हो। और उसने जाते हुए भी दोबारा से 3 गॉड्स के ऊपर शूट भी किया था। इसके बाद फिर माइक यहाँ से चला जाता है और इस चर्च के अंदर थोड़ी सी शांति आई थी। इनके जो चीफ होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब हमारा नया टारगेट है ये माइक। इसके बाद फिर अगले ही सीन में उसी गुफा के अंदर देख पाते हैं माइक को, जिसकी बॉडी अब बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी। यहाँ तक कि अब तो माइक की मेंटल स्ट्रेंथ भी गिरने लगती है। ड्रोन्स के जरिए सभी लोगों को पता चल जाता है कि माइक यहीं पर है और उसकी बॉडी खतरे में आ चुकी है। चीफ इंस्ट्रक्टर को भी ये पता होता है कि माइक पहुंच चुका है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की लिमिट तक। लेकिन अभी भी हम देख पाते हैं कि जंगल के अंदर शैन किंगजू और मोली भी पड़े हुए थे, जिनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर माइक अब उठने की कोशिश करने लगता है। चीफ उसको देखते हुए समझ तो चुके ही थे कि इसकी हालत खराब होने वाली है। इसी वजह से वो अपने सबसे पास की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं कि उन्हें बहुत ही जल्द उनकी जरूरत पड़ने वाली थी। अभी हम माइक को देख पाते हैं जो कि इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद भी दोबारा से खड़ा हो चुका था, जो कि तुरंत ही अपने कदमों को बढ़ाता है और तेजी के साथ में भागने लगता है। माइक अब चलते हुए फाइनली उस गुफा से बाहर आ ही चुका था, जिसके ऊपर चीफ इंस्ट्रक्टर युआन की तो नजर थी ही। ये पूछा जाता है कि क्या आप माइक को यहीं पर ही रोकना चाहते हो। क्या माइक जैसे ही आगे बड़ा होता है उसके पीछे तुरंत ही कुछ ड्रोन्स को लगा दिया जाता है। स्क्रीन के अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि माइक बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है अपनी लिमिट लाइन तक, जिसको देखकर सेंटर के अंदर भी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि सभी के सभी रिक्रूट्स एलिमिनेट हो गए थे। अब केवल बचा हुआ होता है माइक। माइक के पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसके कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। तभी फिर माइक को आवाज आने लगती है बाइली तुमिंग की। इसके सभी दोस्तों से ये कहने लगते हैं कि माइक, अगर तुम हमें सुन पा रहे हो तो जान लगा दो। दोस्त, हमें तुम पे ये भरोसा है कि हाँ, तुम ये कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। तुम्हें आज वो करके दिखाना है जो कि हम सभी में से कोई भी ना कर सका। इंस्ट्रक्टर्स को ये दिखा दो कि हम कमजोर नहीं है। तुम भी ये जानते हो कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मिशन नहीं है जिसको तुम रीच ना कर सको। इसी के माइक ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जहाँ पर तभी एक और बंदा जिसका नाम होता है डैंग वेई, वो अपने बारे में बताने लगता है माइक को और ये कहता है कि मैं दोस्त हूँ शैन किंगजू का। वो कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे ये बात सिखाई थी कि जब हमारे कदम काम ना करें तब हमें हमेशा ही उन अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हमें हिम्मत देती हैं। हमें उन दोस्तों को याद करना चाहिए जिनके साथ में हमारी जिंदगी खूबसूरत हुई और खुशनुमा हुई। उन सभी की सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचो जो कि तुम्हें इस दर्द से राहत दिला सके, क्योंकि फिर उसके बाद तुम जितना चाहे उतने लंबे रास्ते को तय कर सकते हो। इसकी वजह से फिर तभी माइक याद करने लगता है अपने बचपन के नजारे को। याद करने लगता है अपने उस दौर को जब उसकी आंखें चली गई थी। वो अपने आसपास की चीजों को केवल सुनकर ही महसूस कर सकता था। उसका पूरा का पूरा बचपन ही हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हुए निकल गया। वो समय को याद करता है जब सबसे पहली बार वो जाने वाला था असाइलम ऑफ द गॉड के अंदर। वो याद करता है अपनी उस फैमिली को जिसके साथ में उसने अपनी जिंदगी बिता दी। माइक कहने लगता है कि समझ नहीं आता आखिर मैंने ऐसे पल कब जिए जब मैं खुश था। उसकी पूरी की पूरी जिंदगी केवल रिग्रेट से ही भरी हुई थी। इसके बाद वो फाइनली पहुंच चुका होता है अपने एंड लाइन पर, कि अब उसको अपनी आंखों के सामने से उगता हुआ सूर्य नजर आ रहा था। मानो ऐसे लग रहा था जैसे कि ये उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह हो। इसके साथ में फिर उसे अपनी जिंदगी के वही खूबसूरत नजारे नजर आने लगते हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी को वाकई में खूबसूरत बनाया। इस जगह पे ऑलरेडी काफी सारे इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे और साथ ही साथ अब वहाँ पर
पहुंच जाते हैं चीफ। माइक अब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है जीनान माउंटेन का आखिरी छोर। यहाँ तक कि अब तो माइक को अपने पास में उसका सबसे अच्छा दोस्त लाओ जाओ भी फील होने लगता है, क्योंकि लाओ जाओ ही ऐसा बंदा है जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुंच पाया। लाओ जाओ कहने लगते हैं कि तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसको आज तक कोई भी नहीं कर पाया। जिनको अपने बगल में फील करने के बाद अब माइक की बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी, कि अनकॉन्शियस होने की वजह से वो अचानक से ही नीचे गिरने लगा था। तो बचाने के लिए चीफ के साथ साथ सभी के सभी इंस्ट्रक्टर्स एक साथ ही भागते हैं और माइक के इस कंपटीशन को जीत जाने की वजह से उसके लिए फिनिश लाइन पर एक बहुत ही खास गिफ्ट को रखा गया था, जिसके अंदर कुछ बहुत ही खास लोगों की तस्वीर को रखा गया था। इतने बड़ी मिशन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें माइक को दिखाया जाता है असाइलम ऑफ द गॉड के अंदर, जहाँ पर वो मदर गॉडेस के सामने बैठा हुआ था और वो उससे ये कहने लगती है, मेरे बेटे सच में तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो। इसके सामने उसका वो दोस्त भी बैठा हुआ था जो कि अब यहीं पे ही रहता है। वो भी कहने लगता है कि मैं जनरल लाओ जाओ से मिलना चाहता था। तो मदर गॉडेस से कहने लगते हैं कि जिस तरीके से प्रकाश और अंधेरा दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, उसी तरीके से जिंदगी और मौत भी कभी मिल नहीं सकते। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसके जाने का तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख है, लेकिन हमारे किसी अपने के जाने से हमें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि उनकी यादें, उनकी समझदारी हमेशा ही हमारे साथ में रहती है। हमारी कहानी सुनने के बाद मैं भी इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी ये कैंगनांग सिटी को देखने में। और मदर गॉडेस का जो ट्रीटमेंट होता है अब 50% कंप्लीट हो चुका था, जिसकी वजह से अगर अब वो चाहे तो माइक को एक और डिवाइन एबिलिटी भी दे सकते हैं। तो ये एबिलिटी क्या होगी वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी।